डी ब्रोगली ने जो रेडिएशन के लिए ड्यूअल करैक्टर है उसको यूनिवर्सलाइज किया है। उसने मैटर के लिए भी नहीं किया कि अगर रेडिएशन ड्यूअल नेचर शो कर सकता है तो कोई भी मेटेरियल पार्टिकल भी ड्यूअल नेचर शो कर सकता है। तो यहाँ पे न्यू क्वांटम थ्योरी का स्टार्ट होता है। जैसे ही कोई मेटेरियल पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग वेव नेचर कंसेप्ट इंक्लूड करेंगे तो न्यू क्वांटम थ्योरी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे वेव नेचर ऑफ मैटर और डी ब्रोगली कंसेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली मेटेरियल पार्टिकल वेव नेचर शो करेगा। स्टेटमेंट नोट करेंगे डी ब्रोगली कंसेप्ट रिगार्डिंग any material particle का आपको कंसेप्ट स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि जिसका रेस्ट मास नॉन जीरो होगा वो मेटेरियल पार्टिकल। तो एनी मेटेरियल पार्टिकल व्हाटएवर इट्स नेचर, इट मींस मेटेरियल पार्टिकल में भी न्यूट्रल पार्टिकल और चार्ज पार्टिकल। एनी मेटेरियल पार्टिकल इन मोशन इज equivalent to a wave. Any material particle in motion is equivalent to a wave. Single wave का concept है according to De Broglie. The wavelength, जब wave की बात कर रहे थे यहाँ पे wave का wavelength होना चाहिए, उसका direction of propagation आना चाहिए। The wavelength of which is given by lambda is equal to h by magnitude of t। तो जो कैंडिडेट लेट एंट्री करते हैं वो अपने को खुद से म्यूट कर लिया करें, अनम्यूट रह जाते हैं, वो काफी टाइम को पता ही नहीं होता। वेव के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वेवलेंथ का एक्सप्रेशन नोट हो गया। वेव प्रोपेगेट करेगा तो वेव वेक्टर का कंसेप्ट आना चाहिए। वेव वेक्टर के दैट डिफाइंड एज 2 पाई बाय लैम्डा n कैप, वेयर n कैप इज यूनिट वेक्टर along the direction of motion of the particle। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेगा, मोशन करेगा, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का मोमेंटम होगा उसी डायरेक्शन में भी प्रोपेगेट करेगा। ये एक्सप्रेशन को अगर आप कंपेयर करें तो फोटोन के लिए हम ये रिलेशन यूज करते हैं। सबसे पहले आपने वेवलेंथ का एक्सप्रेशन फोटोन के लिए यूज किया है, ई को आप वहाँ पे h बाई लैम्डा यूज कर रहे हैं। फोटोन के लिए आप एनर्जी h न्यू यूज करते हैं, h c बाई लैम्डा यूज करते हैं, और एनर्जी मोमेंटम रिलेशन फॉर फोटोन E इक्वल cp आप यूज करते हैं। तो दीज टू रिलेशन को आप एनालॉजी करेंगे तो यहाँ से आपको मोमेंटम के लिए इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ फोटोन के लिए ये रिलेशन फाइंड होता है। तो ये जो रिलेशंस मैंने यहाँ पे नोट किए हैं ये यूज भी किए हैं लास्ट लेक्चर तक, ये फोटोन के लिए रिजल्ट। तो ये वेवलेंथ और मोमेंटम रिलेशन वाला जो एक्सप्रेशन है ये किसी मेटेरियल पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल होगा, मेटेरियल पार्टिकल के लिए भी एप्लीकेबल। मैं ऑल रिलेशंस के जनरलाइज करने की बात नहीं कर रहा, मैं दीज रिलेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ कि मेटेरियल पार्टिकल के लिए भी एप्लीकेबल हो। जस्ट मैं एनालॉजी कर रहा हूँ इस एक्सप्रेशन। हम इस पार्ट को अगर आप कंपेयर करें तो सेम रिलेशन आपको यहाँ पे मेटेरियल पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल। तो ये डी ब्रोगली कंसेप्ट है और डी ब्रोगली के कॉरस्पॉन्डिंग सिंगल वेव का यहाँ पे कंसेप्ट है। सिंगल वेव एसोसिएट होगा मेटेरियल पार्टिकल से। और यहाँ पे स्टेटमेंट में कंफर्म आपको किया हुआ कि पार्टिकल मोशन में होना चाहिए। अगर क्वांटम पार्टिकल रेस्ट पे है तो न्यू क्वांटम मैकेनिक्स का कोई और नहीं। न्यू क्वांटम मैकेनिक्स तभी इंक्लूड करना है, तभी इंक्लूड होगा जब पार्टिकल मोशन करेगा। अगर कोई मेटेरियल पार्टिकल रेस्ट पे है तो पार्टिकल कैन एग्जिबिट ओनली पार्टिकल कैरेक्टर, वेव कैरेक्टर वहाँ पे शो नहीं करेगा अगर वो रेस्ट पे है। बट अगर मोशन में है तो ड्यूअल कैरेक्टर रखेगा, समटाइम पार्टिकल कैरेक्टर वहाँ पे शो करेगा, समटाइम वो वेव नेचर शो करेगा। तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कि पार्टिकल मोशन में है तभी हमारा डी ब्रोगली कंसेप्ट और आगे जो मोस्ट पॉपुलर कंसेप्ट आप पढ़ते हैं वेव फंक्शन और सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, वो तभी अराइज होते हैं जब पार्टिकल मोशन करेगा। पार्टिकल रेस्ट पे होगा तब ना तो वेव फंक्शन का कोई मीनिंग होगा और ना ही कोई वहाँ पे वेवलेंथ का कोई कंसेप्ट अराइज होगा। तो जैसे ही वेव नेचर ऑफ मैटर इंक्लूड होता है न्यू क्वांटम थ्योरी यहाँ से स्टार्ट होता है। ये इस एक्सप्रेशन से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर मोमेंटम को आप जीरो कर लेंगे तो वेवलेंथ अनडिटरमाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। वेवलेंथ लार्ज हो सकता है बट फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट और नॉन जीरो होना चाहिए। मैटर वेव्स, इसी में आप मैटर वेव का कंसेप्ट पढ़ेंगे। मैटर वेव मींस जो वेव एसोसिएटेड विद द मैटर।
और डी ब्रॉगली वेव्स को आप मैटर वेव्स पर यूज करेंगे। द वेव्स एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल इन मोशन आर कॉल्ड मैटर वेव्स। और मैटर वेव्स को आप यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव बीच में कैटेगराइज नहीं कर सकते, कोई भी पार्ट वहाँ पे इंक्लूड हो सकता है। मैटर वेव लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है और ट्रांसवर्स भी हो सकती है। बट अगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो आप ओनली ट्रांसवर्स नेचर वहाँ पे इंक्लूड करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव राइज होने का रीजन आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे चार्ज पार्टिकल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो वहाँ पे आप ये थिंक कर सकते थे कि वेव जो होंगी वो हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, बट दैट वहाँ पे जो वेव्स हैं दैट टाइम पे जो वेव्स होंगी वो उनका जो सोर्स होगा वो चार्ज होगा, चार्ज पार्टिकल होगा, चार्ज नेचर से वहाँ पे राइज होगी। बट अगर न्यूट्रॉन मोशन करेगा तो वहाँ पे चार्ज नहीं है, बट दैट पार्टिकल के साथ भी वेव एसोसिएट है, और वो इसकी वजह से एसोसिएट ओनली मास की वजह से। अगर वो पार्टिकल मोशन कर रहा है मटेरियल पार्टिकल, तो वहाँ पे मैटर वेव राइज होगा अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली कंसेप्ट। तो ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं, इनका आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये दीज रिलेशंस आर नोन एज डी ब्रॉगली रिलेशंस। और यहाँ से आपको ये हिंट हो गया इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अगर कोई मटेरियल पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगा तो उससे जो मैटर वेव एसोसिएट है वो भी एक्स के अलॉन्ग ही प्रोपेगेट करेगा। अब इसको आप एनालॉजी करने लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, तो मैं वाइब्रेशंस के डायरेक्शन की बात नहीं करा कि किस डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हो रहा है, मैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की बात कर रहा हूँ। तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन करेगा उसी डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करेगा। अब थियोरेटिकली क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, डी ब्रॉगली कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, किसी भी मटेरियल पार्टिकल से मैटर वेव एसोसिएट हो सकता है, चाहे वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो चाहे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। थियोरेटिकली वेव एसोसिएट होगा, बट जो हमारा कोई थियोरी है वो उसका एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन होगा, तभी हम उसको आगे यूज कर सकते हैं। तो इस डी ब्रॉगली कंसेप्ट का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन 2 एक्सपेरिमेंट्स है। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट का नेम सुना होगा, डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट एंड थॉमसन एक्सपेरिमेंट। डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट और थॉमसन एक्सपेरिमेंट, these 2 एक्सपेरिमेंट से डी ब्रॉगली कंसेप्ट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हुआ है। डेविसन और जर्मर ने सिंगल क्रिस्टल से मटेरियल पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट करके सिंगल क्रिस्टल पे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व किया है। और डिफ्रैक्शन जो प्रॉपर्टी है वो किसका प्रॉपर्टी है? वेव का। जो आप सॉलिड स्टेट में एक्सरे डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे अगर आप इंसिडेंट करते हैं किसी क्रिस्टल पे तो वहाँ से डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है एक्सरे। तो वेव था, वेव से डिफ्रैक्शन आपको फाइंड होता है। डिफ्रैक्शन जो नोमेना है वो वेव लाइक प्रॉपर्टी है। तो अब आप यहाँ पे जो भी ये एक्सपेरिमेंट का मैंने नेम शो यहाँ पे नोट किया है, डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो डेविसन और जर्मर ने सिंगल क्रिस्टल पे इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट करके डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व किया। तो उससे कंफर्म होता है कि इलेक्ट्रॉन दैट टाइम पे वेव प्रॉपर्टी शो करता है। थॉमसन ने पॉलीक्रिस्टलाइन सरफेस पे पॉलीक्रिस्टल पे इलेक्ट्रॉन बीम से डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व किया है। तो these 2 एक्सपेरिमेंट डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्वेशन के लिए, और डिफ्रैक्शन वेव लाइक प्रॉपर्टी है, तो इससे कंफर्म होता है कि डी ब्रॉगली कंसेप्ट करेक्ट है। डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस है कि वहाँ पे मैटर वेव एसोसिएट होंगी, मटेरियल पार्टिकल मोशन में वेव नेचर शो करेगा, वो कंफर्म होता है। तो these 2 एक्सपेरिमेंट हैं डी ब्रॉगली कंसेप्ट के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए। अब मैं अभी आपको एक हिंट कर रहा था कि चाहे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो चाहे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो, थियोरेटिकली वेव एसोसिएट होगा। डी ब्रॉगली कंसेप्ट के अकॉर्डिंग थियोरेटिकली वेव एसोसिएट होगा अगर वो मोशन कर रहा है, वहाँ पे मोमेंटम नॉन जीरो है। बट वो वेव एसोसिएट है तो डिटेक्ट हो पाएगा या नहीं होगा, और किसी एक्सपेरिमेंट में उसका वेव नेचर कंफर्म होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि अगर आप जिस पर्टिकुलर सिस्टम के रिगार्डिंग वेव नेचर डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, उससे जो वेव एसोसिएट है उसका वेवलेंथ दैट पर्टिकुलर सिस्टम के साइज के कंपेरिजन में स्मॉल है, वेरी स्मॉल है या लार्ज है। तो डिटेक्ट करने के लिए आपने पहले भी कंडीशन पढ़ा होगा, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो एक्सप्रेशन आप यूज करते हैं 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ये डिफ्रैक्शन की कंडीशन है। जब आप इंटरफेरेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को आप यूज करके ये कंडीशन फाइंड करते हैं। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर ये प्राइमरी मैक्सिमा के लिए यहाँ पे लैम्डा 2d के ऑर्डर का होना चाहिए। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए कंडीशन क्या पड़े होंगे कि लैम्डा वैल्यू 2d के इक्वल या लेस हो सकता है, इसके ऑर्डर का होना चाहिए। तो सिमिलर अप्रोच यहाँ पे है कि डी ब्रॉगली कंसेप्ट आप जब यूज करेंगे तो किसी पार्टिकल के साथ कब आप वेव प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, उससे वेव लाइक फिनोमेना आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी भी मटेरियल पार्टिकल के वेव नेचर को डिटेक्ट करने के लिए जनरल रूल आप नोट करेंगे, इफ द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव associated with an object is very small compared to its size or in the comparison of its size। तो यहाँ पे थियोरेटिकली
मैटर वेव एसोसिएट तो है, डी ब्रॉगली वेव एसोसिएट तो है, बट आप उससे वेव लाइक प्रॉपर्टीज कंफर्म नहीं कर सकते हैं। जब वेव लाइक प्रॉपर्टीज कंफर्म नहीं होंगी तो आप वहाँ पे सिर्फ पार्टिकल नेचर आप ले सकते हैं, वेव नेचर वहाँ पे डिटेक्ट नहीं होगा। वेव नेचर इज अनडिटेक्टेबल। इफ द वेवलेंथ of de Broglie wave associated with an object is comparable or exceeds its size, then wave nature is detectable. Wave nature is detectable. सेकेंड कंडीशन जो आपको मैंने नोट कराया है, इस कंडीशन में पार्टिकल से जो वेव एसोसिएट होगा वो आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं, और जब वेरीफाई हो जाए तो आप वहाँ पे पार्टिकल का वेव नेचर यूज कर सकते हैं, पार्टिकल का पार्टिकल नेचर आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन में आप वेव प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं और पार्टिकल प्रॉपर्टीज भी। यहाँ से ऑब्जेक्ट से आप वेव लाइक फिनोमेना भी कर सकते हैं और पार्टिकल लाइक फिनोमेना भी आप कर सकते हैं, बट फर्स्ट केस में आप सिर्फ पार्टिकल नेचर आप डिटेक्ट कर पाएंगे, वेव नेचर को आप डिटेक्ट नहीं करेंगे। अब इसको आप कंफर्म कर एग्जाम्पल से calculate the wavelength of de Broglie wave associated with the 10-gram ball moving with speed 10 to power 3 meter per second. Proton having kinetic energy इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट केस में आपको मास दिया है और स्पीड की वैल्यू दी हुई है, सेकंड केस में काइनेटिक एनर्जी दी है। तो भी आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए मैंने एक्सप्रेशन यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स एच बाई पी दिया कि एक्सप्रेशन जनरलाइज है, ये फोटोन के लिए भी एप्लीक है और मेटेरियल पार्टिकल के लिए भी एप्लीक है। तो इस एक्सप्रेशन को आप यूज करेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, और यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है मटेरियल पार्टिकल का, और इस स्पीड में आपको नॉन रिलेटिव से केस बताया हुआ है। मोमेंटम को आप यूज कर सकते हैं रेस मास इंटू वेलोसिटी, 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 मास आपको गिवन है ग्राम में, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और स्पीड आपको गिवन है 10 टू पावर 3 मीटर पर सेकेंड। तो 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 35 मीटर, ये वेवलेंथ के लिए रिजल्ट मिल गया। सेकेंड पार्ट के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तो इस सभी को कंफर्म होना चाहिए कि इस काइनेटिक एनर्जी पे आप नॉन रिलेटिव केस यूज कर सकते हैं, किसी को कोई डाउट तो नहीं? ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर में है, इसका रेस मास एनर्जी 938 समथिंग आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नोट कराया हुआ है, तो दैट एनर्जी के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी वेरी स्मॉल है, आप नॉन रिलेटिव केस यूज कर सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, और यहाँ पे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम आप यूज कर सकते हैं। तो पी को आप एलिमिनेट करेंगे, एच बाई स्क्वायर रूट ट्वाइस एम पी के, फिर से न्यूमेरिकल वैल्यूज प्लेस करेंगे 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 मास 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27, काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन एक बार कर लीजिए और वैल्यू बताइए क्या है। So 2.85 into 2.85 into 10 to power minus 12.
9.02 समथिंग आ रहा है, तो 9.02 या 0 Yes, 9.0 10 to power -12 मीटर। These two न्यूमेरिकल वैल्यूज आपने फाइंड कर लिया, तो जो भी मैंने आपको रूल नोट कराया है उसको वेरीफाई करने के लिए आप ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे नोट कराया है कि कब आपको वेव नेचर लेना है, कब आप पार्टिकल नेचर लेंगे। तो आप यहाँ पे कंपेयर करिए, फर्स्ट केस में 10 ग्राम बॉल दिया है, अब जो बॉल है उसका मटेरियल की जो डेंसिटी है वो वेरी स्मॉल भी हो सकती है और डेंसिटी वेरी लार्ज भी हो सकती है। अब अगर आप कितना भी डेंस मटेरियल ले लें और कितना भी लाइटर मटेरियल ले लें, 10 ग्राम बॉल फॉर्म कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसका जो साइज है, साइज का एक रफ आइडिया आप ले सकते हैं। यहाँ पे साइज मिलीमीटर सेंटीमीटर ऑर्डर का होगा, और अब साइज को आप कंपेयर करें, रफ एस्टिमेशन की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं कर रहा, तो 10 to power -2 या 10 to power -3 मीटर ऑर्डर हो सकता है सेंटीमीटर और मिलीमीटर ऑर्डर के लिए। अब आप यहाँ पे वेवलेंथ को आप कंपेयर करिए, वेवलेंथ किस ऑर्डर का है, 10 to power -35 मीटर के ऑर्डर का है, 35 और 34 मीटर के ऑर्डर का है। तो आप यहाँ पे कंपेयर करिए, इस साइज के रेस्पेक्ट में वेवलेंथ वेरी स्मॉल है। जब आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो लैम्डा इज वेरी वेरी लेस देन साइज, तो आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे, इफ वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू इट्स साइज देन वेव नेचर इज अनडिटेक्टेबल। तो फर्स्ट केस में आप अगर 10 ग्राम बॉल नॉन इलेक्ट्रिक स्पीड से मूव करेगा, ठीक है, जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब इलेक्ट्रिक में भी कंफर्म कर सकते हैं कि किस ऑर्डर का वेवलेंथ आएगा। तो इस पर्टिकुलर मटेरियल पार्टिकल के लिए आप पार्टिकल नेचर तो यूज कर लेंगे, बट वेव नेचर थियोरेटिकली आप एज्यूम करेंगे, बट वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं हुआ। इट मींस आप सिर्फ वहाँ पे पार्टिकल नेचर यूज कर सकते हैं, पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज डिटेक्ट कर सकते हैं, वेव प्रॉपर्टी डिटेक्ट नहीं होगा। तो आप यहाँ पे डी ब्रोगली कंसेप्ट एक्सप्रेशन से जो वेव के रिजल्ट्स हैं उनको आप यूज करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं। अब ये जो सिस्टम है, भी मैंने बताया कि 10 to power -2 मीटर ऑर्डर का है, जो मींस मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। और आप एक ग्राफ है स्टेटमेंट लाइक दिस आप यूज कर लेते थे कि क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। तो क्यों एप्लीकेबल होगा, क्यों, और माइक्रोस्कोपिक के लिए क्यों एप्लीकेबल है, मैक्रो के लिए क्यों एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको यहाँ से इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से कंफर्म हो रहा है कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए जहाँ से न्यू क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होता है, जिस कंसेप्ट से, अब जब वेव प्रॉपर्टीज वहाँ पे आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे, तो क्वांटम मैकेनिक्स एप्लीकेशन करने का क्या बेनिफिट है। आपको जो क्वांटम मैकेनिक्स से कंसेप्ट से रिजल्ट्स में मॉडिफिकेशन हुआ विद रिस्पेक्ट टू क्लासिकल मैकेनिक्स, वो ऑब्जर्व ही नहीं होगा। अब सेकंड एग्जांपल में अगर आप चेक करें तो यहाँ पे प्रोटॉन के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ दिया है और प्रोटॉन न्यूक्लियस के इनसाइड में एग्जिस्ट करता है। तो प्रोटॉन के साइज का एक रफ आइडिया आपको यहाँ पे है, 10 to power -15 मीटर के ऑर्डर में आप ले सकते हैं, 15-16 मीटर ऑर्डर ले सकते हैं। और यहाँ से आप लैम्डा को कंपेयर करिए तो लैम्डा कंपेरेबल आ जाएगा, 3 पावर का डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये इस रेंज में आप कंपेयर करें तो ये बिलो माइक्रोन रेंज है, तो इस रेंज में आप क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल से जो आप जस्ट स्टेटमेंट बुक में पढ़ते हैं कि मैक्रोस्कोपिक के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए क्वांटम मैकेनिक्स, तो आपको यहाँ पे आइडिया रहेगा इस एग्जाम। ये स्टेटमेंट आपको रिकॉल हो जाना चाहिए जब भी आगे लाइक दिस कंसेप्ट यूज। एक और कंपेरिजन आप हो सकता है पहले आप यूज किए होंगे, रिकॉल करने के लिए मैं नोट कर रहा हूँ। जब आप ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो ऑप्टिक्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आप लाइट या रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, और फिजिकल ऑप्टिक्स में भी आप रेडिएशन को आप यूज करते हैं, बट बोथ केस में डिफरेंट फिनोमेना आप ऑब्जर्व करते हैं। फिजिकल ऑप्टिक्स में आप लोगों ने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन सीरीज पढ़े होंगे। लाइट के लिए आप 12th लेवल तक, ग्रेजुएशन लेवल तक कई बार लाइट बड़ा यूज करते हैं, और ये 20 फिनोमेना जो आपका डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये वेव लाइट प्रॉपर्टीज है। और वेव लाइट प्रॉपर्टीज हैं, वहाँ पे आप रिकॉल करिए, वहाँ पे वेवलेंथ का कंसेप्ट आप यूज करते हैं, वेवलेंथ। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आप रिकॉल करिए, आप उसको रे एज्यूम करते हैं, लैम्डा टेंड्स टू 0 आता है। जो आप इंस्ट्रूमेंट जैसे लेंस आपने कंसीडर किया है, जो भी पार्ट आप ले रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में जो वेवलेंथ होता है वो वेरी स्मॉल। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी आप लोगों ने कंडीशन पढ़ा होगा कि लैम्डा वेरी स्मॉल होता है। तो वहाँ पे आप चेक करें तो वेव नहीं आप वर्ड यूज करते हैं, वहाँ पे रे वर्ड यूज करता है। और जब इसको ड्रॉ किया होगा तो लाइक दिस आप एरो शो करते हैं, वहाँ पे आपने रिफ्लेक्शन 20 पार्ट आपने पढ़े। बट जो फिजिकल ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप वेवलेंथ को नॉन जीरो लेके चलते हैं, फाइनाइट वेवलेंथ होती है, वहाँ पे वेव लाइक प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स बहुत पहले आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, अप्लाई करते आ रहे हैं, तो उसका आपको आइडिया भी होना चाहिए। डिफरेंट फॉर्म ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ आप पढ़ेंगे, तो जो भी मैंने एक्सप्रेशन आपको हिंट किया, लैम्डा इक्वल्स h/p, इसी से आप कोई भी कैलकुलेशन करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ का, अगर मेटल पार्टिकल्स के साथ मेटल वेव एसोसिएट है। अब इस p को आप डिफरेंट
प्रॉपर्टीज डिफरेंट पैरामीटर्स आप रिलेट करेंगे। अभी एक आपको हिंट किया कि अगर मेटेरियल पार्टिकल नॉन रिलेटिविस्टिक है और नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल और नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी आप ई के ले रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी जो प्रोटॉन के लिए एक्सप्रेशन यूज किया था, तो आप इसको p²/2m यूज कर सकते हैं। तो लैम्डा वैल्यू h/√2m ई के। अगर रेस मास को आप m0 से रिप्रेजेंट कर दें, जब रिलेटिविस्टिक केस होगा तब रेस नॉट और रिलेटिविस्टिक मास टू डिफरेंट मास नोटेशंस आएंगे। सर लेकिन अब यहाँ रिलेटिविस्टिक अगर मास नॉन रिलेटिविस्टिक, हाँ जी सर यहाँ रिलेटिविस्टिक मास क्यों यूज किया जाएगा? मैंने तो नॉन रिलेटिविस्टिक बताया है, मैंने रिलेटिविस्टिक का बताया। सर रिपीट मी। अब अगर ये एक्सप्रेशन आप, मैंने सेम एक्सप्रेशन अभी प्रोटॉन के लिए यूज किया था, ओके सर। ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आप प्रोटॉन के लिए यूज किया है, तो आपकी कैलकुलेशन में चेक करिए प्रोटॉन का रिलेटिविस्टिक मास है या रेस मास है। सर ये तो रिलेटिविस्टिक मास है। रेस मास है या नहीं? यस सर। आप लोग क्या पढ़े मुझे नहीं पता। मैंने तो रेस मास ही नोट कराया, मैंने रेस मास ही पढ़ा है। सबसे पहले जहाँ भी ये यूज किया होगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए रेस मास एनर्जी में बताया होगा ये पार्ट। बाद में पूछ लेना आप लेक्चर में, ओके सर। यहाँ पे किसी को डाउट नहीं। ये एक्सप्रेशन अब चाहे मटेरियल पार्टिकल चार्ज पार्टिकल हो या न्यूट्रल पार्टिकल हो, प्रोटॉन के लिए मैंने यूज कर दिया, प्रोटॉन न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है। अगर आप न्यूट्रॉन के लिए यूज करेंगे तो दैट पार्टिकल का रेस मास यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब उसके मोशन के लिए जो भी रीजन रिक्वायर यहाँ पे यूज हो रहा है कि वो वहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है या कोई भी पार्ट आपका अप्लाई किया हुआ जिससे आप उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट पार्ट से आप काइनेटिक एनर्जी यूज करके इस एक्सप्रेशन में प्लेस करेंगे और इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिजल्ट आप फाइंड कर लेंगे। अब इस काइनेटिक एनर्जी के लिए सम टाइम आपको ये हिंट कर सकता है कि किस तरह का काइनेटिक एनर्जी है, उसका रीजन क्या है। तो मैं इसको प्रॉब्लम वाइज नोट करा रहा हूँ। प्रीति कैलकुलेट find the wavelength of de Broglie wave associated with a charge particle having charge small q and rest mass m0, accelerated through a potential difference capital V। पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको चार्ज पार्टिकल का नेचर दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है और डी ब्रोगली वेवलेंथ वैल्यू आपको फाइंड करना है। बट स्टेटमेंट में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होता है इस पोटेंशियल डिफरेंस का कि 10 वोल्ट है 30 वोल्ट है, तो आप ये कंफर्म कर सकते थे कि केस रिलेटिविस्टिक होगा या नॉन रिलेटिविस्टिक होगा। इस प्रॉब्लम में जस्ट आपको अभी एक्सप्रेशन फाइंड करना है और एक्सप्रेशन आप फाइंड करते टाइम अगर आप मिस्टेक कर लेंगे कि केस नॉन रिलेटिविस्टिक आप खुद से एज्यूम कर लें, तो जब डेटा रिलेटिविस्टिक होगा उस एक्सप्रेशन आप प्लेस करेंगे तो रिजल्ट आपको जरूरी नहीं कि आपको करेक्टली फाइंड होगा। तो पहले ही आपको यहाँ पे ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आप क्या केस आप यूज करके चलना है। मैं बोथ पार्ट के लिए इसको हिंट करूंगा, नॉन रिलेटिविस्टिक और रिलेटिविस्टिक। निधि कुछ पूछना है क्या आपको? निधि पुनिया, कुछ कैंडिडेट का बता रहे हैं कि वीडियो ऑन रहता है, कोशिश करिए अपने को म्यूट रखें और वीडियो को ऑफ रखें। और जिसको जो भी पूछना हुआ करे, जब मैं आपको बोलता हूँ कि किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को डाउट तो नहीं है, किसी को कुछ पूछना है, तब आप अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। या लेक्चर जब कंप्लीट हो जाए, जब डाउट के लिए आपको टाइम हो, तब आप डाउट पूछ सकते हैं। बीच में डिस्टर्बेंस ना किया करें। और एक और स्टेटमेंट पे थोड़ा ध्यान देंगे, जब लेक्चर का टाइम शेड्यूल में आपको मिल जाता है तो आप उससे पहले 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले आप ज्वाइन कर लिया करिए। आप लोग लेट एंट्री करते हैं और फिर मैसेज करते हैं सर ये कौन सा स्लाइड है। ये सब सिली क्वेश्चन है, मैं इनका रिप्लाई करूंगा तो मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा। आप लेट एंट्री कर रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम है या मेरी प्रॉब्लम है। अब ये सर 2-3 लेक्चर में ऐसा हुआ है कि मैं फर्स्ट स्लाइड पे हूँ और स्टूडेंट मुझसे मैसेज करके पूछ रहे सर आप कौन सी स्लाइड पढ़ा रहे हैं, कितना हो गया।
तो स्लाइड नंबर तो शायद दिख जाता होगा, नहीं दिखता आप लोगों को? वो एक बार दिख जाता अपने को अनम्यूट करके बताएंगे। सर नहीं नंबर वाइज नहीं, नहीं सर नंबर तो हो जाता है हो जाता है सर सर नीचे लिख रहा है बता रहे हैं दिख जाता है सर दिख रहा है तो कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं है। Yes, sir. राइट कॉर्नर में नीचे तो दिखता है कहाँ से दिखा है तो स्क्रीन पे कहीं भी दिख जाता है वो, तो फिर तो पूछने की जरूरत भी नहीं है। और कोशिश करें, देखो मुझे नहीं पता कि आप लोगों का क्या नेचर है, क्या हैबिट है। वो मैं राइट टाइम ही, रेयर केस में ही शायद मैं लेट होता हूँ। मैं जो टाइम होता है शेड्यूल का, मेरी इवनिंग में भी क्लास हुई है और आज मॉर्निंग में है। आप देख रहे होंगे शायद 1 मिनट शायद लेट नहीं था मैं। राइट टाइम 8 AM पे मैंने स्क्रीन शो कर दिया है। यस सर ये सब अननेसेसरी के डिस्टर्बेंसेस हैं, इनको मैं डिस्कस करता हूँ। मैं यहाँ पे नॉन लिटिसी केस वैल्यू डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे नोटेशन वाइज हमें नहीं कंफर्म कि केस श्योरली नॉन लिटिसी है या लिटिसी है, तो एक्सप्रेशन बहुत केस में डिफरेंट हो सकते हैं, लिटिसी केस के लिए भी और नॉन लिटिसी केस के लिए। तो मैं पहले एज्यूम कर रहा हूँ कि जो डेटा है वो नॉन लिटिसी केस के रिगार्डिंग है। नॉन लिटिसी केस में आप काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस वी में फाइंड करेंगे तो क्यू भी होता है। ये आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज भी हो गया था स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले कांसेप्ट के लिए। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम रिलेशन नॉन लिटिसी केस के लिए p² है और रेस्ट मास आपको यहाँ पे दिया है। तो p वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ p स्क्वायर रूट ट्वाइस m0 e के, जो अभी यूज भी हो गया है। ओनली आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन डेटा में प्लेस करना, गिवन नोटेशन में प्लेस करना, ट्वाइस m0 qv। देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैं यहाँ सफिक्स में फिर से नोट कर दे रहा हूँ, नॉन लिटिस्टिक h/p और p वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, स्क्वायर रूट ट्वाइस m0 qv। ये नॉन लिटिस्टिक के लिए एक्सप्रेशन फाइंड हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को अगर आपको मेमोराइज होता, पोटेंशियल डिफरेंस आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होता, पार्टिकल का नेम से आपको चार्ज का आइडिया गिवन होता, तो आपको ये हिंट होता कि केस नॉन लिटिस्टिक है। आप काइनेटिक एनर्जी यहाँ से रेस्ट मास एनर्जी से कंपेयर कर लेते। नॉन लिटिस्टिक है, ये एक्सप्रेशन में आप डेटा प्लेस कर लेते, आंसर आपका मैच कर जाता, करेक्ट भी होता। बट अगर डेटा आपको रिलेटिव से केस का दिया होता और आप एक्सप्रेशन यही यूज कर रहे हैं तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता। सेकंड केस रिलेटिव से केस, रिलेटिव से केस के लिए आपको रिलेटिव से एक्सप्रेशन यूज करना है। आपको लैम्डा इक्वल्स h/p अभी भी यूज करना है। मोमेंटम वैल्यू आपको फिर से फाइंड करना है, बट मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी रिलेशन जो आपने अभी नॉन लिटिसी केस के लिए यूज किया था वो एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पर लिटिसी केस। तो काइनेटिक एनर्जी अगर चार्ज पार्टिकल पे आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में अभी भी सेम रहेगी। अभी भी आप qv आप यूज करेंगे, बट इस काइनेटिक एनर्जी को आप p²/2m यूज नहीं कर सकते। रिलेटिव से एक्सप्रेशन यूज करेंगे, टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। ये एक्सप्रेशन आपको नोट कराया हुआ है। आपको काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पे फाइंड हो गया, रेस्ट मास एनर्जी का आपको आइडिया है, बट हमें टोटल एनर्जी की कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। हमें लीनियर मोमेंटम चाहिए, p की वैल्यू चाहिए, बट टोटल एनर्जी से रिलेटिव से केस में काइनेटिक एनर्जी भी रिलेटेड होता है और मोमेंटम भी रिलेटेड होता है। c² p² प्लस रेस्ट मास एनर्जी स्क्वायर। अब these two एक्सप्रेशंस को आप यूज करके मोमेंटम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैंने प्लेस कर दिया qv, रेस्ट मास एनर्जी राइट साइड c² p² प्लस m0 स्क्वायर c⁴ स्क्वायर रूट, और इस स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए मैंने बोथ साइड का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म qv होल स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c⁴ प्लस ट्वाइस ऑफ qv m0 c², राइट साइड ऐसा c² p² प्लस m0 स्क्वायर c⁴। बोथ साइड से ये रेस्ट मास एनर्जी का स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। देन c² p² जो रिमेनिंग टर्म है वहां से आप ट्वाइस qv m0 c² कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेंगे तो ये टर्म 1 हो गया, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया था, और यहाँ से qv का 1 पावर प्रेजेंट रहेगा और डिवाइड में ट्वाइस m0 c²। अब ये c² और ये c² कैंसिल आउट होंगे। देन p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ट्वाइस qv m0 c² एडजस्ट हो गया 1 प्लस qv बाई ट्वाइस m0 c²। देखो अभी तक मैंने डी ब्रॉगली कंसेप्ट के लिए कोई रिलेशन फाइंड नहीं किया है,
अब प्रॉब्लम सेम होता वहाँ पे जहाँ आपने कोई स्टेटमेंट में नॉट कराया फाइंड द वेवलेंथ, अगर वो स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज कर दें, वहाँ पे स्टेटमेंट लाइक दिस होता फाइंड द वैल्यू ऑफ या फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंटम, और बाकी स्टेटमेंट सेम होता। तो उसमें तो डी ब्रॉगली और डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का कोई रोल नहीं है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग डी ब्रॉगली रिलेशन में डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करने के लिए आपको मोमेंटम की रिक्वायरमेंट थी। अब ये मोमेंटम एक्सप्रेशन चाहे आप ईएफटी पढ़ते चाहे मैकेनिक्स में पढ़ते, स्टेप्स आपको सिमिलरली फॉलो करने पड़ते, एक्सप्रेशन सेम ही आती। अब आप रिलेटिविस्टिक डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए आप मोमेंटम की वैल्यू प्लेस कर दीजिए, आपको एक्सप्रेशन फाइंड h बाई स्क्वायर रूट ट्वाइस क्यू वी एम नॉट 1 प्लस क्यू वी बाई ट्वाइस एम नॉट सी स्क्वायर, ये रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन है। अगर डेटा रिलेटिविस्टिक होगा तो इस आप एक्सप्रेशन में प्लेस कीजिए। अब वो एक्सप्रेशन को आप कंपेयर करें, प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया जो आपको बताया है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको यही किया था कि रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशंस थोड़ा डिफिकल्ट होंगी बट मोर एक्यूरेट होंगी। आपको कंपेरिजन बताया है कि कब रिलेटिविस्टिक केस होगा, कब नॉन रिलेटिविस्टिक केस होगा काइनेटिक एनर्जी पार्ट से। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्यू वी नोटेशन है। अगर काइनेटिक एनर्जी वेरी वेरी लेस देन रेस्ट मास एनर्जी है तो क्यू वी वैल्यू वेरी वेरी लेस देन रेस्ट मास एनर्जी होगा। अब इस एक्सप्रेशन में जो रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन है क्यू वी बाई ट्वाइस एम नॉट सी स्क्वायर तो वेरी वेरी लेस देन बनाएगा, क्यू वी बाई एम नॉट सी स्क्वायर विल बी वेरी वेरी लेस देन 1। और जैसे ही आप ये कंडीशन लेंगे तो ये एक्सप्रेशन लैम्डा के लिए जो एक्सप्रेशन है वो आप कंपेयर कर सकते हैं h बाई 1 के रेस्पेक्ट में ये टर्म को नेगलेक्ट कर दिया, और जब नेगलेक्ट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस एम नॉट क्यू वी, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा इस लिमिट में। तो ये ऑटोमेटिकली रिजल्ट रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन का अगर डेटा नॉन रिलेटिविस्टिक होता तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट नॉन रिलेटिविस्टिक केस से मैच करता, जो पहले भी मैंने आपको हिंट किया था इस न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाले पार्ट से। आपको तो आप बहुत एक्सप्रेशन को चेक कर लीजिए, ये मैंने डायरेक्ट नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन फाइंड किया था, सेकंड स्टेप में रिजल्ट मिल गया। यहाँ पे आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़े, क्लास में अप्रोक्सीमेशन जो कॉरस्पॉन्डिंग आपको फिर से सेम रहे। इसी से आपको इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करके ये कंडीशन आपको नोट कराया है काइनेटिक एनर्जी को रेस्ट मास एनर्जी कंपेयर, जो आप इजीली कंपेरिजन से आप कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपको सम टाइम न्यूमेरिकल वैल्यूज फाइंड करनी हो फॉर इलेक्ट्रॉन, आपको चार्ज का आइडिया हो गया 1.6 × 10⁻⁻19, आपको रेस्ट मास का आइडिया है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। सम टाइम आपको जब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा, तो नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन में ये h की वैल्यू प्लेस करते हैं, रेस्ट मास की वैल्यू प्लेस करते हैं और चार्ज की वैल्यू प्लेस करते हैं। 6.6 × 10⁻34 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ट्वाइस 9.1 × 10⁻31, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻19। v का डेटा जब दिया होगा तब आप प्लेस कर देंगे। अब ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ट्राई करिए। बाकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लें, ओनली डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट v टर्म प्लेस प्रेजेंट रखें, बाकी न्यूमेरिटर में एडजस्ट करें। एक बार चेक करिए 12.27 10⁻⁻10 के राउंड आ रहा हो, एक बार चेक करिए। यस सर। और भी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको आप नोट कर सकते हैं स्क्वायर रूट 150 बाई वी, 10⁻⁻10 मीटर को आप एंगस्ट्रॉम नोट कर सकते हैं। मैच कर रहा है? यस सर। सम टाइम हो सकता है आपको ये पहले से मेमोराइज रहा हो, सम कैंडिडेट को मेमोराइज था। यस सर। यहाँ से प्रॉब्लम में आप मिस्टेक ना करें, इसलिए मैंने फिर से नोट करा दिया कि अगर डेटा रिलेटिविस्टिक होगा तभी आप यूज नहीं करेंगे। मैंने सब्जेक्ट में फिर से आप चेक कर लीजिए, नोट किया हुआ नॉन रिलेटिविस्टिक है। अगर डेटा रिलेटिविस्टिक है तब इस तरह की कैलकुलेशन का पहले से करने का कोई बेनिफिट नहीं होगी। आपको v यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, इससे अच्छा होगा कि यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू प्लेस करके फाइंड करें। ये मेमोराइज रहा था इसलिए उसको करेक्ट करने के लिए नॉन रिलेटिविस्टिक केस में ही अप्लाई करना है। अभी ये टर्म इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको डिफरेंस दिया है यहाँ पे 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट ये वैल्यूज दी हुई हैं, तो आप ये बताइए कि केस रिलेटिविस्टिक होगा या नॉन रिलेटिविस्टिक। अगर वैल्यू आपको दिया होता 2 वोल्ट तो केस रिलेटिविस्टिक है या नॉन रिलेटिविस्टिक? नॉन रिलेटिविस्टिक, क्योंकि यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी का आइडिया हुआ इलेक्ट्रॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं।
तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब आप ये चेक कर सकते हैं 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेस्पेक्ट में वेरी स्मॉल, जो स्मॉल होगा। तो यहाँ पे अगर आपको लैम्डा पूछा जाएगा तो नॉन रिड्यूसिंग एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं स्क्वायर रूट 150/2, ये एंगस्ट्रॉम में रिजल्ट आएगा। आप ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, 8 पॉइंट समथिंग एंगस्ट्रॉम में आ रहा होगा। अब ये एक्सप्रेशन का अब यहाँ पे एडवांटेज चेक कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन का। प्रॉब्लम का कैलकुलेशन इजीली हो गया, लेस टाइम में हो गया। बट जब भी आप इजीनेस की तरफ जाएंगे तो साथ में एरर्स के चांसेस भी आपको इंक्रीज होते जाएंगे। वो आप पे डिपेंड करेगा कि उन एरर्स को कैसे आपको एक्सक्लूड करना है। तो एक्सप्रेशन का डेरिवेशन कोई डिफरेंट नहीं था, आप लोग पढ़े होंगे जो भी आप ग्रेजुएशन लेवल पे, पीजी लेवल पे आप लोगों ने डी ब्लॉगी कंसेप्ट पढ़ा हो। मोस्टली बुक में दोनों है, चाहे प्रॉब्लम वाइज बताए हों चाहे शॉर्ट एग्जाम्पल में इंक्लूड किए हों, बट कब क्या अप्लाई करना है आपको, क्या एक्सप्रेशन यूज करना है, वो इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए मैंने पहले आपको यही किया है, ये सिर्फ नॉन रिड्यूसिंग पार्ट के लिए आपको यूज करना है। रिड्यूसिंग के लिए आप एक्सप्रेशन जो मैंने ड्राइव कराया है वहाँ पे वैल्यू प्लेस करें और रिजल्ट फाइंड करें। अगर प्रोटॉन हो, प्रोटॉन के लिए नॉन रिड्यूसिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ जैसे भी मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड किया है, प्रोटॉन के लिए बताएं, और न्यूट्रॉन के लिए 1 मिनट आप ट्राई कर लीजिए, अभी कैलकुलेट करेंगे। जब मैं आपको ट्राई करें जो मैंने बोला उसको 1 मिनट ट्राई कर लीजिए। by root v angstrom. फाइंड हो गया प्रोटॉन के लिए Yes, 0.287 angstrom upon under root v. न्यूमेरिकल वैल्यूज में मास एक तो चेंज होगा 1.67 into 10 to power -27 किलोग्राम। चार्ज सेम रहेगा, मतलब चार्ज का नेचर चेंज होगा। जब ये वैल्यूज वहाँ पे प्लेस करेंगे एक्सप्रेशन में नॉन रिड्यूसिंग पार्ट के लिए, प्रोटॉन के लिए 6.6 into 10 to power -34 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ट्वाइस 1.67 into 10 to power -27 1.6 into 10 to power -19। तो ये वैल्यू आपको 0.287 बाई स्क्वायर रूट वी इन एंगस्ट्रॉम ये बता रहे थे आप। Yes, sir. वी छोटा यहाँ पे। तो चाहे तो आप आपकी चॉइस ऑफ एग्जाम में लाइक सब कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये रिजल्ट मेमोराइज हो जाते हैं तो अलर्ट रहना है, सिर्फ नॉन रिड्यूसिंग पार्ट के लिए अप्लाई करें। अच्छा, न्यूट्रॉन के लिए आप लोग कैलकुलेट किए हैं? सर मास की टर्म क्या है? तो टेंपरेचर वो तो एक्सेलरेट नहीं होगा। न्यूट्रॉन के लिए आप स्टेटमेंट पे जाइए, वहां लिखा है चार्ज्ड पार्टिकल। तो ये एक्सप्रेशन न्यूट्रॉन के लिए अगर अप्लाई करोगे तो लैम्डा इनफाइनाइट हो जाएगा। ये सिर्फ उन्हीं पार्टिकल्स के लिए है जिनका नेचर चार्ज नेचर है, न्यूट्रल के लिए नहीं है ये। ठीक है, प्रॉब्लम के स्टेटमेंट पे जा सकते हैं, यहाँ पे साफ मेंशन किया हुआ चार्ज्ड पार्टिकल। तो न्यूट्रल पार्टिकल के लिए आप सिमिलर एक्सप्रेशन यूज नहीं करेंगे। न्यूट्रल पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके आप काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते। Find the wavelength of de Broglie associated with the material particle
having rest mass m naught and kinetic energy capital K. स्टेटमेंट नोट कर लिया सभी ने? Yes, sir. स्टेटमेंट रीड कर लिया? नॉन लिटिस्टिक एक्सप्रेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, रिपीट हो गया 3-4 टाइम्स. लैम्डा नॉन लिटिस्टिक h by square root twice m naught capital K. लिटिस्टिक एक्सप्रेशन आप फाइंड करें. तो जो भी लास्ट प्रॉब्लम में अप्रोच था रिलेटिव केस के लिए सिमिलर अप्रोच आपको यूज करना है. वहाँ पे आपने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को क्यूवी के टर्म्स में प्लेस कर दिया था. अब की बार यहाँ पे नोटेशन के आप प्लेस करेंगे, बाकी स्टेप्स आपके सिमिलर रहेंगे. काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ पे के दिया हुआ है. टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आप यूज करेंगे. काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी दैट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर p स्क्वायर प्लस m नॉट c स्क्वायर होल स्क्वायर स्क्वायर रूट एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायर करेंगे बोथ साइड. ओनली नोटेशन का चेंज है. a स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c पावर 4 प्लस ट्वाइस k m नॉट c स्क्वायर. राइट साइड c स्क्वायर p स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c पावर 4. ये m नॉट स्क्वायर c पावर 4 रेस्ट मास एनर्जी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. रिमेनिंग टर्म से लेफ्ट साइड में k कॉमन लेंगे तो k प्लस ट्वाइस m नॉट c स्क्वायर p स्क्वायर. यहाँ से cp वैल्यू आपको फाइंड हो गया स्क्वायर रूट ऑफ k मल्टीप्लाइड बाई k प्लस ट्वाइस m नॉट c स्क्वायर. तो रिलेटिव केस के लिए आपको लैम्डा का एक्सप्रेशन h बाई p ये डेफिनेशन आप यूज कर रहे हैं. c से मल्टीप्लाई किया, c से डिवाइड कर दिया, cp की वैल्यू आप प्लेस करें. ch डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट k मल्टीप्लाइड बाई k प्लस ट्वाइस m नॉट c स्क्वायर. जब आपको काइनेटिक एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा और न्यूमेरिकल वैल्यू रिलेटिव केस के कॉरस्पॉन्डिंग है, इस एक्सप्रेशन में आप पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लेस करके आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं. ये एक्सप्रेशन चार्ज्ड पार्टिकल और न्यूट्रल पार्टिकल सभी के लिए एप्लीकेबल है. अगर न्यूट्रॉन के लिए कोई प्रॉब्लम होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी का कोई आपको हिंट दिया हुआ है, तो आप नॉन रिलेटिव केस में ये एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे और रिलेटिव केस के लिए एक्सप्रेशन. नेक्स्ट प्रॉब्लम. Find the non-relativistic de Broglie wavelength of a material particle associated with what आप यूज कर लें. A material particle having mass m naught in thermal equilibrium at absolute temperature capital T. फाइंड करेंगे.
फाइंड हो गया? Yes, sir. आप लोगों के रिजल्ट h बाई स्क्वायर रूट m kbt, h बाई स्क्वायर रूट ट्वाइस m kbt, h बाई स्क्वायर रूट 3m kbt। देखो कुछ स्टूडेंट मोरी बेस बता देते हैं कई बार, ठीक है। इसके अलावा भी कोई और रिजल्ट है? में से करेक्ट क्या है ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। अभी जो हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं डी ब्रोगली का, वहाँ पे सिंगल वेव का कंसेप्ट है, मोर देन वन वेव का नहीं। और आप लोगों ने इक्विपार्टीशन थ्योरम पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स में। अगर आपको इक्विपार्टीशन थ्योरम का स्टेटमेंट रिलेट करना आता है तो आप यहाँ पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आप टेम्परेचर से रिलेट कर सकते हैं। टेम्परेचर से जैसे ही काइनेटिक एनर्जी रिलेट करेंगे, आपको जो नॉन लिटिस्टिक एक्सप्रेशन लास्ट पेज पे मैंने नोट किया है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू प्लेस करके रिजल्ट आप फाइंड कर सकते हैं। बट इनमें करेक्ट क्या है, आपके आंसर लाइक दिस मिले होंगे। मोस्टली दीस टू पार्ट मोस्टली कैंडिडेट के भी रिजल्ट्स आ रहे होंगे। मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले इक्विपार्टीशन थ्योरम का स्टेटमेंट डिस्कस कर रहा हूँ, फिर उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इक्विपार्टीशन थ्योरम और थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी। विद एनर्जी के रिगार्डिंग इक्विपार्टीशन थ्योरम है, इक्वल पार्टीशन होगा एनर्जी का। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एनर्जी विल बी पार्टीशन इक्वली इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम to average thermal kinetic energy is half kT। ये भी स्टेटमेंट नोट करना। इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इन थर्मल इक्विलिब्रियम at absolute temperature capital T is half kBT। और यहाँ पे नॉन लिटिस्टिक पार्ट के लिए नोट कर दें, और मैंने यहाँ पे नॉन लिटिस्टिक ही आपसे पूछा है। तो यहाँ पे ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंडीशन हाफ केटी है। स्टेटमेंट में डायमेंशन मेंशन है। देखो आगे भी आपको लाइक दिस प्रॉब्लम फेस होगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे भी जाके। अगर डायमेंशन मेंशन नहीं है तो आप 3 डायमेंशन के लिए प्रॉब्लम ट्राई करेंगे। अगर डायमेंशन मेंशन है, अगर इसी प्रॉब्लम में मेंशन कर देता फॉर ए मेटल पार्टिकल इन मूविंग इन 2 डायमेंशन और 1 डायमेंशन, तब आपको दैट पर्टिकुलर डायमेंशन के कॉरस्पॉन्डिंग रिलेट आपको यूज करना पड़ेगा। बट अगर डायमेंशन 3 डायमेंशन लिखा है या मेंशन नहीं है तो 3 के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, जो मोस्टली स्टूडेंट ने 3 डायमेंशन के लिए रिप्लाई भी किया होगा, आंसर फाइंड भी किया होगा। बट अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन एज्यूम कर लूँ कि 1 डायमेंशन है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे ही आप 1 लेंगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी हाफ केबीटी मिलेगा। और हाफ केबीटी जैसे आप काइनेटिक एनर्जी लेंगे, लैम्डा का एक्सप्रेशन आप यूज करेंगे h बाई स्क्वायर रूट ट्वाइस m काइनेटिक एनर्जी। तो आप ये एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हैं, हाफ केबीटी, हाफ एडजस्ट हो गया तो h बाई स्क्वायर रूट m केबीटी, ये 1 डायमेंशन के लिए आएगा, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आएगा। अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ले रहे हैं तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन, बोथ डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंडीशन आप ऐड करेंगे तो केबीटी कंट्रीब्यूशन बनेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई स्क्वायर रूट ट्वाइस m केबीटी। अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ले रहे हैं तो 3/2 केबीटी काइनेटिक एनर्जी बनेगा और लैम्डा h बाई 3m केबीटी बनेगा। तो m केबीटी के साथ जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है स्क्वायर रूट में, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1 है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 2 है और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 3। अगर d डिग्री ऑफ फ्रीडम होता तो यहाँ d मल्टीप्लाई में आ जाता। देखो अभी मैंने आपको इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं बताया डी ब्रोगली कंसेप्ट में। ये कंसेप्ट इसके रिगार्डिंग वेव नेचर का एग्जिस्टेंस तो कंफर्म हुआ, बट ये एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट यूज करना है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होना है, उसके लिए भी आगे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो आपको हिंट रहेगा। बट इसी प्रॉब्लम में आपको मैं कुछ हिंट कर रहा हूँ। ये रिकॉल करिए, आप लोग 12th लेवल ग्रेजुएशन लेवल पे मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े होंगे और मोस्टली आपको 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आप लोग पढ़े होंगे और हो सकता है आप लोगों को कुछ रिजल्ट्स मेमोराइज भी हो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के। आप रिकॉल करेंगे वहाँ पे एवरेज स्पीड 3 डायमेंशन के लिए आप लोग पढ़े होंगे 8 kbt बाई पाई है। आप एक CRMS पढ़े थे 3 kbt बाई n और एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पढ़े थे जिसको CP नोटेशन कुछ भी हो, राइट साइड को आप चेक करिए। बट ये सिर्फ 3 डायमेंशन के लिए है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है, 2 के लिए नहीं है, 1 के लिए नहीं है, रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में
आप अगर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, एक मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी और एक रूट मीन स्क्वायर पार्ट से काइनेटिक एनर्जी, दैट इज एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ में जब आप ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये दीस टू एक्सप्रेशंस बनेंगे, ये एवरेज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये मोस्ट प्रोबेबल डी ब्रॉगली। बट अभी हम जो एक्सप्रेशंस ड्राइव कर रहे हैं वो सिंगल वेव के कंसेप्ट के लिए है, तो सिंगल वेव के कॉरस्पॉन्डिंग आपको यही एक्सप्रेशंस यूज होंगे। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल और मीन का कोई सेंस नहीं है। जब मोर देन वन पार्टिकल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स होता है, तभी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आता है, क्योंकि सिंगल पार्टिकल के लिए तो रिजल्ट सेम ही रहेंगे, सिंगल वैल्यू आएगी। तो जब ये मॉडिफाइड डी ब्रॉगली कंसेप्ट पढ़ेंगे जो श्रोडिंगर ने मॉडिफाई किया था, उसके मॉडिफिकेशन के रीजन पता होने चाहिए। जब पार्टिकल मोशन करेगा तो ग्रुप ऑफ वेव का कंसेप्ट आएगा मॉडिफाइड स्टेटमेंट के बाद। जब ग्रुप ऑफ वेव का कंसेप्ट आएगा तो उन वेव्स में ऑल वेव की वेवलेंथ सेम नहीं होगी, और ऑल वेव की वेवलेंथ सेम नहीं होगी, ये आप एनालॉजी करेंगे तो एक जब आप डिफरेंट वेवलेंथ वाले ग्रुप्स बनाएंगे तो एक ग्रुप ऐसा होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वेव्स आएंगी, उनकी जो वेवलेंथ होगी उसको बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर रेफरेंस लेंगे तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट प्रोबेबल डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और ऑल वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप मीन फाइंड करेंगे तब आपको ये वेवलेंथ मिलेगा, दैट इज कॉल्ड मीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, वो कंसेप्ट तब है जब आप मॉडिफाइड डी ब्रॉगली कंसेप्ट यूज करेंगे। जैसे मैंने इसलिए आपको हिंट कर लिया कि क्वेश्चन में कई बार ऐसा हो सकता है कि डेटा मोर एक्यूरेट फाइंड करना हो और वहाँ पे वर्ड यूज किया हो मीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तब आप ये यूज करेंगे। और अगर कोई वर्ड यूज नहीं किया है मोस्ट प्रोबेबल या दैट पार्ट, तब भी आप 3 डायमेंशन में आप यूज कर लेंगे। बट अगर वर्ड यूज कर दिया कि फॉर मोस्ट प्रोबेबल डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन 3 डायमेंशन, तो आप ये पार्ट यूज करेंगे। तो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जब आप कैलकुलेशंस करते हैं तो उससे एक्यूरेसी वहाँ पे इंक्रीज होती है। जब तक सिंगल वेव का कंसेप्ट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरस्पॉन्डिंग क्या रिजल्ट्स होंगे, सिंगल रिजल्ट होंगे, वो मैंने नोट कर दिए। बट जब ग्रुप ऑफ वेव का कंसेप्ट आएगा अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड स्टेटमेंट, तब वहाँ पे 2 डिफरेंट वेलोसिटी का 2 डिफरेंट डी ब्रॉगली वेवलेंथ के एक्सप्रेशंस आएंगे। एक मीन वेवलेंथ के लिए सेम आएंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट मोस्ट प्रोबेबल डी ब्रॉगली वेवलेंथ के एक्सप्रेशंस चेंज। 3 डायमेंशन के लिए मैंने हिंट कर दिया, 3 डायमेंशन में जब मॉडिफाइड फॉर्म पढ़ेंगे तो ये मीन वेवलेंथ होगा और ये मोस्ट प्रोबेबल वेवलेंथ होगा 3 डायमेंशन, जो आप बुक्स में पढ़ते भी हैं। इसीलिए सम स्टूडेंट्स को डाउट भी हो रहा होगा, मोस्टली स्टूडेंट ने इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट नोट किया, चाहे वो मेमोरी बेस हो चाहे कैलकुलेट किया हो, ये रिजल्ट्स बताएं। सभी के सेम रिजल्ट्स नहीं थे, किसी का ये रिजल्ट था, किसी का ये रिजल्ट था। रीजन क्या है? क्योंकि सम बुक्स में वो मेंशन नहीं करता कि उसने क्या कैलकुलेट किया, मोस्ट प्रोबेबल कैलकुलेट किया या मीन वेवलेंथ कैलकुलेट किया, जैसे उसने अपने मेथड से कैलकुलेट करके रिजल्ट बता दिया। आपने उस बुक को फॉलो किया, आप जिन्होंने ये रिजल्ट वहाँ पे पढ़ा था दोस्त के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट करेक्ट हो गया, जिन्होंने ये रिजल्ट पढ़ा था उनके अकॉर्डिंग करेक्ट हो गया। जबकि मोस्ट आपका ये मोस्ट प्रोबेबल डी ब्रॉगली वेवलेंथ और ये मीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ 3 डायमेंशन के लिए ये दोनों करेक्ट हैं। बट तब जब आप सिंगल पार्टिकल से लार्ज नंबर ऑफ वेव एसोसिएट होंगी, मॉडिफाइड कंसेप्ट आप यूज करेंगे। अभी मैंने जो कंसेप्ट बताया डी ब्रॉगली का सिंगल वेव का कंसेप्ट बताया है, तो उस केस में मोस्ट प्रोबेबल और मीन का कोई सेंस नहीं है, सिंगल वेवलेंथ होंगी जो आपको मैंने यहाँ पे नोट करा। बट आगे हो सकता है कि दैट टाइम पे जब मॉडिफाइड फॉर्म पर मॉडिफाइड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, हो सकता है कि ये मुझसे स्किप हो जाता है रिलेट करना, इसलिए मैं यहाँ पे हिंट कर दिया है, क्योंकि प्रॉब्लम वाइज नोट कराया हुआ है, तो इस प्रॉब्लम में ही आपको कुछ आइडिया होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस कर दिए। आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फाइंड करने के लिए एक्सप्रेशंस आप यूज कर सकते हैं। जब जान के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो दैट टाइम पे जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया है वो आपको रिकॉल हो जाना चाहिए, तब आपको डाउट नहीं आना चाहिए। यहाँ पे डी ब्रॉगली कंसेप्ट के कॉरस्पॉन्डिंग वेव का कंसेप्ट है, और वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एम्पलीट्यूड चाहिए और वेव वेक्टर चाहिए। आप लोगों ने ये वेव रिप्रेजेंटेशन मोस्टली पढ़ा है, ये रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ा है। अब मैंने 2 डिफरेंट वेव्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, इनका वेलोसिटी फाइंड कर सकता है। अच्छा, आप लोग डिफरेंट 12 अप टू 12 लेवल वेव का डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़े हो, ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव पढ़े थे? देखो, जैसे वेव फंक्शन का इसमें डी ब्रॉगली कंसेप्ट आया, आपको वेव के रिगार्डिंग कैसे इन्फॉर्मेशंस फाइंड करनी है उनका आइडिया होना चाहिए। आगे के जो स्टेप्स होंगे वो इजी होते चले जाएंगे। अच्छा, ये वेव अब अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ये वेव ट्रैवलिंग वेव है या स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव ये वर्ड यूज करता है, या प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव वेव। इस वेव को भी नोट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग कि ये ट्रैवलिंग वेव है या स्टैंडिंग वेव है। कैसे कंफर्म होगा ट्रैवलिंग है या स्टैंडिंग है? आप जब वेव पढ़ते हैं तो वेव के साथ वेलोसिटी का कंसेप्ट भी आता है, वेव वेलोसिटी और एक फेज वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है। The velocity of propagation of phase of individual wave or velocity of individual wave
velocity of propagation of planes of constant phases is called phase velocity. अब इस वेव में ये पार्ट एम्पलीट्यूड है, ये पार्ट फेज है. समटाइम यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, लाइक दिस. फेज पार्ट आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5. किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल वेव के लिए डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट टाइम पे ये इंडिविजुअल कंडीशंस चेंज हो सकता है, बट ये जो ओवरऑल पार्ट है ये कांस्टेंट है. अब किसी पर्टिकुलर वेव की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ये आपको एक कंडीशन दे दिया कि कांस्टेंट है. इस रिलेशन का आप डिफरेंशियल करेंगे. किसी पर्टिकुलर वेव के लिए k और ओमेगा कांस्टेंट होता है. dx/dt माइनस ओमेगा टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या बन हो गया, और ये टर्म फेज कांस्टेंट है. ये टोटल टर्म फेज है और ये टर्म फेज कांस्टेंट है. कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या 0 और dx/dt आप ये वेलोसिटी पढ़ते हैं. dx/dt इज वेलोसिटी और ये dx/dt के लिए सिंपलीफाई करेंगे तो ओमेगा बाई k. ये आपको फेज वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड हो गया. फेज वेलोसिटी अब जब फोटोन के रिलेशंस आप यूज करते हैं तो एनर्जी को, फोटोन की एनर्जी आप लोगों ने पढ़ा था h क्रॉस ओमेगा या h न्यू या c बाई लैम्डा, और मोमेंटम पढ़ा था h क्रॉस k. अगर दीज टर्म्स को भी आप रिलेट करें, एनालॉजी करें कि जो यहाँ पे वेव है उसके लिए ये एक्सप्रेशंस वैलिड है, तो यहाँ पे आप h क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, तो ये सेम रिलेशन एनर्जी और मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाएगा. तो फेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू वेव वेक्टर और प्रोपगेशन वेक्टर और टोटल एनर्जी टू लीनियर मोमेंटम. तो यहाँ पे डी ब्रॉगली कंसेप्ट में ये साथ के साथ आपको ये रिलेशंस भी रिकॉर्ड होंगे. वेव की वेलोसिटी कैसे फाइंड करना है, वेव की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, वेव स्टैंडिंग वेव है या ट्रैवलिंग. अभी आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो फर्स्ट वेव है वो स्टैंडिंग वेव है या ट्रैवलिंग वेव है. अगर यहाँ पे वेव के रिगार्डिंग वेलोसिटीज ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करें, अगर वो नॉन जीरो आए, जब नॉन जीरो होगा तो वेव ट्रैवलिंग वेव होगा. अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए तो वेव स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव बनेगा. अब अगर आप कोई एक स्ट्रिंग का एक एंड को फिक्स करते हैं और एक एंड से आप एंड में एक पल्स जनरेट करते हैं एंड से, तो आप ये वहाँ पे कंपेयर करेंगे तो जो पल्स आपने जनरेट किया वो आगे लाइक दिस वन एंड से अनदर एंड तक प्रोपेगेट करेगा, फिक्स एंड तक प्रोपेगेट करेगा. एक साइड आपने एंड को यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, यहाँ से आपने पल्स जनरेट किया तो ये जो पल्स था वो आगे तक प्रोपेगेट करता जाएगा, मूव करता जाएगा. तो अगर ये जो नोड पोजीशंस थी, मान के चलिए मैंने यहाँ पे सब नोड पोजीशन शो कर दिया, ये नोड पोजीशंस हैं, दीज नोड पोजीशंस हैं. अगर नोड पोजीशंस प्रोपेगेट कर रही हैं, मूव कर रही हैं, ये नोड पोजीशंस आगे जिस डायरेक्शन में आपने अगर सपोज ये थिंक किया कि इधर मूव कर रही है, ये वाला नोड यहाँ पे चला जाए, ये नोड यहाँ पे चला जाए, तो वो वेव ट्रैवल कर रहा है और ट्रैवल करेगा तो दैट वेव ट्रैवलिंग वेव होगा, उसकी वेलोसिटी नॉन जीरो है. अब सम टाइम ऐसा हो सकता है, जो आप लोगों 12th लेवल पे ऑर्गन पाइप्स वाइब्रेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स पढ़े होंगे, ऐसा हो सकता है कि ये एंड भी फिक्स है और ये एंड भी फिक्स है. किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपने ये डायग्राम ड्रॉ किया और अनदर टाइम पे फिर से डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये जो नोड पोजीशंस हैं वो फिक्स हैं. अब नोड पोजीशंस चेंज नहीं हुए, ओनली चेंज क्या हो सकता है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम पार्ट था वो चेंज हो रहा है. ये ऑल नोड पोजीशंस मैंने सेम कंसीडर कर ली, तो आप यहाँ पे थोड़ा कंपेयर कर लेंगे. ये जो आपका यहाँ पे मैक्सिमम था कि बार नेक्स्ट टाइम पे हो सकता है मिनिमम बन जाए, लाइक दिस. तो डिफरेंट टाइम पे मैंने यहाँ पे कुछ रिजल्ट शो कर दिया, पर ये नोड पोजीशंस फिक्स हैं. तो अगर ऐसी सिचुएशन होगा तो यहाँ पे वेव की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो जीरो आएगी और इस वेव को बोलेंगे स्टैंडिंग वेव. लाइक दिस सिचुएशन में ये जो वेव बनेगा उसको स्टैंडिंग वेव कहेंगे. अगर ये नोड पोजीशंस ट्रैवल कर रही हैं तो ट्रैवलिंग वेव, अगर नोड पोजीशंस फिक्स हैं तो स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव है. और इजी वे में आप ये रिजल्ट को फाइंड कर पाएंगे. बेसिक पार्ट क्लियर रहेगा तो आगे उसके एप्लीकेशन कर सकते हैं. अब यहाँ पे मैंने सेम रिजल्ट यूज किया था इसको वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए. अब आप चेक कर सकते हैं ये ओमेगा बाई के नॉन जीरो मिलेगा, पी बाई पी नॉन जीरो मिलेगा, और यहाँ पे जो एक साइन आया है ये आप चेक कर लीजिए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वेलोसिटी आई यहाँ पे, और ये पॉजिटिव हुई तो आपको ये कंफर्म हो गया कि एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग वे प्रोपेगेट करेगा. अब सिमिलर रिजल्ट आप यूज करते अगर इस वेव के फेज में यहाँ पे मैं प्लस कर दूँ, अगर y इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल आई के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस 5, मैंने एक माइनर चेंज किया, इस साइन को चेंज कर दिया, पोजीशन और टाइम के करस्पॉन्डिंग जो साइन था वो चेंज कर दिया मैं. फिर से इस वेव की वेलोसिटी अगर आप फाइंड करेंगे के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस 5, ये टर्म कांस्टेंट लेंगे, डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ से आपको dx बाई dt की वैल्यू मिलेगी माइनस ओमेगा बाई के. तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि रेशियो नेगेटिव आया. नेगेटिव आने का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि वेव x की नेगेटिव डायरेक्शन के अलोंग मोशन करेगा
तो ये वेलोसिटी नेगेटिव है। यहाँ पे x डायरेक्शन की पॉजिटिव, x की पॉजिटिव डायरेक्शन के अलॉन्ग वेव प्रोपेगेट करता है। तो दोनों केस में एक माइनर चेंज किया, ये वेव नेगेटिव x के अलॉन्ग प्रोपेगेट करेगा, ये पॉजिटिव x के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपेगेट करेगा। दोनों ही ट्रैवलिंग वेव है। और एक इजी वे में आप ये रिजल्ट को चेक कर सकते थे, अगर पोजीशन और टाइम दोनों सेम साइन में है तो वेलोसिटी नेगेटिव बनेगा। अगर पोजीशन और टाइम दोनों डिफरेंट साइन में है तो वेलोसिटी पॉजिटिव बनेगा। अब पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी, जब आप EMT में वेव प्रोपेगेशन पढ़ते हैं तो EMT में वेव प्रोपेगेशन के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन टाइम प्लस भी हो सकता था, माइनस भी हो सकता था। मैं यहाँ पे वेव, इस पार्ट की वेव, कौन सी वेव के लिए मैंने वेलोसिटी का हिंट किया है वो मैं आपको यहाँ पे वेव रेफरेंस लेके आगे नोट करेंगे। अब हो सकता है कि वेव फॉर्म लाइक दिस होता है, एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एक्स प्लस आई ओमेगा टी प्लस 5। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एक्स और आई ओमेगा टी प्लस 5 होता। जब यहाँ से आप चेक करेंगे, ये आपको सिमिलर मेथड से रिपीट करना है फेज पार्ट को यूज करके। ये आई आप यहाँ पे कॉमन ले लें, ये पार्ट, और यहाँ पे कॉमन लिया ये पार्ट, ये सॉरी 5 को भी इनसाइड में इंक्लूड कर लेने से करेक्ट आया। ये फेज कांस्टेंट का पार्ट, ये सही है। सिमिलर अप्रोच हो गया जो यहाँ पे था, ओनली साइन पोजीशन और टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग साइन की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये डिफरेंट रिजल्ट्स यूज किए हैं। तो जब यहाँ से dx/dt आप यूज करेंगे तो फिर से आपको इस पार्ट में नेगेटिव बनेगा। अप्रोच सेम है जो आपको अभी हिंट किया है, आप ट्राई कर सकते हैं डिफरेंशियल करके, और यहाँ पे आप जब चेक करेंगे वे पॉजिटिव बनेगा। तो दीस 4 एग्जांपल से आप ये एनालॉजी कर सकते हैं कि अगर पोजीशन और टाइम चाहे कोई प्लस हो माइनस अनदर माइनस, पोजीशन और टाइम डिफरेंट साइन में है, तो यहाँ पे चेक करिए डिफरेंट साइन है, यहाँ पे डिफरेंट साइन है, पोजीशन और टाइम कॉरस्पॉन्डिंग टर्म है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव आया है। ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म भी पॉजिटिव। बट अगर सेम साइन में है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों आप इस माइनस को लेंगे तो दोनों नेगेटिव हो गए, तो सेम साइन में होंगे तो वेलोसिटी नेगेटिव आएगा। ये जो अप्रोच मैंने डिस्कस किया है ये क्वांटम मैकेनिक्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको EMT के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप वेव प्रोपेगेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आप चेक करें, जो मैक्सवेल वेव इक्वेशंस है उनका सॉल्यूशन प्लेन वेव फॉर्म में आता है, इसी फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। उसमें कई बार वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंटिंग और दीज के डायरेक्शंस पूछ लेते हैं, तो ये के साथ एनालॉजी करके रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो ये जनरलाइज कर सकते हैं, अगर पोजीशन और टाइम दोनों सेम साइन में है तो वेलोसिटी नेगेटिव, और डिफरेंट साइन में है तो वेलोसिटी पॉजिटिव। क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप आगे सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर के, थोड़ा दैट पार्ट को भी हिंट कर दूं, एक्सपोनेंशियल आई के एक्स और एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एक्स, जनरल सॉल्यूशन आप पढ़ेंगे इस फॉर्म में वेव पार्टिकल की, और मोस्टली बुक में इस वेव को लिखा होगा वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इस पार्ट को, और इसको लिखा होगा वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये पॉइंट रिलेट कर पा रहे हैं सभी को? रिकॉल हो रहा है पॉइंट? जो भी आप ग्रेजुएशन पीजी लेवल पे क्वांटम मैकेनिक्स का बुक पढ़े होंगे, इस वेव को लिखा होगा वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग पॉजिटिव, और इसके लिए लिखा होगा वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। बट यहाँ पे आप चेक करिए, जो मैंने 4 एग्जांपल्स बताए हैं, अगर आप यहाँ पे टाइम पार्ट को एक्सक्लूड कर दें तो एक्सपोनेंशियल आई के एक्स फॉर्म था इस पार्ट में, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी अभी आपको कंफर्म किया पॉजिटिव है, वहाँ पे भी पॉजिटिव है जो आगे मैंने स्टेटमेंट बोला। बट अब आप इस एग्जांपल पे आइए, इस पार्ट पे, अगर आप सॉरी इस पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे आइए, अगर आप यहाँ पे टाइम पार्ट को 0 करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन में टाइम पार्ट को एक्सक्लूड करेंगे तो वेलोसिटी नेगेटिव है, जबकि पोजीशन बिहेवियर दोनों में सेम है, एक्सपोनेंशियल आई के एक्स, एक्सपोनेंशियल आई के एक्स। बट क्वांटम मैकेनिक्स में इस पार्ट को वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लेते हैं, इसको वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन लेते हैं। जबकि इस पार्ट में भी आप फिर से एग्जांपल चेक करिए, अगर इस रिलेशन में टाइम पार्ट को 0 करेंगे तो वेलोसिटी नेगेटिव, और इस पार्ट में टाइम को 0 करेंगे तो वेलोसिटी पॉजिटिव। तो अगर यही सिमिलर अप्रोच आप EMT में अप्लाई करते तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में करेक्ट होने का रीजन क्या है कि जब आप वेव फंक्शन फॉर्म फाइंड करेंगे, वेव फंक्शन में पोजीशन और टाइम दोनों पार्ट इंक्लूड करेंगे, तो जितने भी टाइम से इंडिपेंडेंट पोटेंशियल हैं वहाँ पे टाइम पार्ट आता है श्योरली एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी। जब ये रेफरेंस लेंगे टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल में वेव फंक्शन का टाइम डिपेंडेंट फॉर्म, तब ये फॉर्म बनेगा। जब ये फॉर्म बनेंगे अब ये इंटरप्रिटेशन करेक्ट है कि यहाँ पे जो वेव की वेलोसिटी है, पोजीशन और टाइम दोनों डिफरेंट साइन में है तो यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव आया, यहाँ पे पोजीशन और टाइम सेम साइन में है तो यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव आया। तो ये जिन बुक में विदाउट टाइम डिपेंडेंसी इन वेव फंक्शन ये इंटरप्रेट किया होगा कि एक्सपोनेंशियल आई के एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेशन है और एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एक्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेशन है, तो वो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए करेक्ट है विद द रेफरेंस ऑफ दिस फॉर्म, टाइम डिपेंडेंट फॉर्म इन वेव फंक्शन। बट करेक्ट आपको पता चलता है जब पोजीशन और टाइम दोनों बिहेवियर आप वहाँ पे इंक्लूड करेंगे। जैसे जैसे सिलेबस आगे आपको बढ़ता जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स का, तब आपको पता चलेगा कि ये क्यों पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए वेव था, ये नेगेटिव के लिए क्यों था, जो मैंने पहले ही आपको ये हिंट कर दिया है। बट आगे डाउट ना रहे, ठीक है, पहले ही आपको पता होना चाहिए कि इसमें कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स का, आपको वेव की वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। अगर वेव की वेलोसिटी कैलकुलेट करना आता है तो कोई डाउट नहीं होगा। ये पॉइंट्स जो बेसिक पॉइंट्स हैं जो आगे
एप्लीकेशंस में इंक्लूड होंगे, दैट टाइम पे डाउट इंक्रीज करेंगे तो पहले आपको क्लियर होगा। तो ये आपको कंफर्म हो गया कि ये वेव ट्रैवलिंग वेव। सेकंड वेव क्या होगी? सेकंड वेव का रिप्लाई करेंगे, इस वेव का रिप्लाई करेंगे कि ट्रैवलिंग है या स्टैंडिंग है। ट्रैवलिंग। सभी का रिप्लाई ट्रैवलिंग का है, किसी का स्टैंडिंग का भी है। देखो आगे जब आप लोग इसको खुद से अप्लाई करेंगे तब हो सकता है मिस्टेक करें या डाउट क्रिएट करें, तो सर स्टैंडिंग का है। यहीं पे बता दीजिए, यहीं पे चेक कर लीजिए। हाँ जी सर बोलिए। स्टैंडिंग का है क्या? सेकंड वेव। सर स्टैंडिंग का है स्टैंडिंग का है। सेकंड वेव। कैसे? वेलोसिटी चेक कर लिया आपने? वेलोसिटी चेक कर लिया? अभी जो मैंने बेसिक डेफिनेशन बताया था कि वेलोसिटी 0 आएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे हिंट कर रहा हूं, y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, a एक्सपोनेंशियल i kx माइनस ओमेगा टी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस i kx माइनस ओमेगा टी। बाई 2i। इस स्टेप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस वेव इज द सुपरपोजिशन ऑफ टू waves, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। एंड ये वेव का वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है। ये वेव का वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है। दोनों सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेंगे तो वेलोसिटी नॉन जीरो आएगा, और जब वेलोसिटी नॉन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, तो जिस डायरेक्शन में ये इंटीग्रल वेव प्रोपेगेट कराएंगे उसी डायरेक्शन में ये वेव भी ट्रैवल करेगा। इट मींस दिस वेव इज आल्सो ट्रैवलिंग वेव। अब एक थर्ड एग्जांपल चेक करें। अगर वेव लाइक दिस होता, a एक्सपोनेंशियल i kx माइनस ओमेगा टी प्लस और माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस i kx प्लस i ओमेगा टी, i कॉमन ले लिया, ये फॉर्म होता है जो इस वेव फॉर्म से डिफरेंट है। इस वेव का वेलोसिटी पॉजिटिव ओमेगा वाई के, इस वेव का वेलोसिटी नेगेटिव ओमेगा वाई के, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बनेगा वो जीरो है। यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी नॉन जीरो और पॉजिटिव था, तो ये स्टैंडिंग वेव बनेगा, ये ट्रैवलिंग वेव। तो आगे मिस्टेक नहीं होना चाहिए जब इनके एप्लीकेशन। बेसिक पार्ट जितना आप अच्छे से रिवाइज कर, अच्छे से कर पाएंगे, उतने ही आपको एप्लीकेशन पार्ट इजी लगेगा, उसमें एक्यूरेसी आएगा, डाउट नहीं रहेंगे। ये सब 10th 12th लेवल पे आपने वेव की वेलोसिटी फाइंड की हुई है सर। और जब क्वांटम मैकेनिक्स में अप्लाई करते हैं तो साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिफिकल्ट है, जबकि डिफिकल्ट नहीं है अगर आप अच्छे से उसको रिलेट करते जाएंगे। हाँ जी, कोई पूछ रहे थे कुछ? हेलो सर, ये दोनों नेगेटिव हो तो तब भी तो नॉन जीरो आएगा। वेलोसिटी वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर किस केस में जीरो हो सकता है? जब टू इक्वल और अपोजिट वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो, ठीक है? हमें जस्ट ट्रैवलिंग वेव के लिए ये चेक करना है वेलोसिटी पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर नॉन जीरो होगा, अगर वेलोसिटी नॉन जीरो होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वेव ट्रैवल करेगा। अब पॉजिटिव वेलोसिटी में वेव रेफरेंस डायरेक्शन के अलोंग ट्रैवल करेगा, नेगेटिव वेलोसिटी में वेव रेफरेंस डायरेक्शन के अपोजिट मूव करेगा, 180 डिग्री पे मूव करेगा। बट अगर वेलोसिटी जीरो है तो वेव स्टैंडिंग वेव बनेगा, तो वेव ट्रैवल नहीं करेगा। उनके जो नोड पोजीशंस हैं वो ऑल टाइम पे सेम रहेंगे, फिक्स पोजीशन पे रहेंगे। नोड ट्रैवलिंग वेव में नोड पोजीशंस मूव करता है। बट सर यहाँ तो माइनस, हां जी, यहाँ तो बीच में माइनस का साइन है ना। तो वेलोसिटी मैंने एक्सपोनेंशियल पार्ट से स्पेसिफाई किया था या सिर्फ फेज पार्ट से? फेज पार्ट से। नहीं सर, दोनों एक्सिस के बीच में माइनस। वेलोसिटी में एम्पलीट्यूड का कोई रोल था? नो सर। कोई मैं बोल रहा हूं, आप यहां पे बताइए, मैंने इस एम्पलीट्यूड का कोई रोल लिया था वेलोसिटी में? नो सर, मैंने वेव की वेलोसिटी किससे स्पेसिफाई किया? एक्सपोनेंशियल। इस फेज पार्ट से, यस सर। ठीक है? मैंने अभी स्टेटमेंट बोला भी, आप लोग शायद कुछ स्टूडेंट कैंडिडेट अलर्ट रहे हो कि यहाँ पे चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये कॉस भी होता तब भी वेव ट्रैवलिंग वेव होता। कॉस में तो प्लस आता है, तो इस माइनस का कोई रोल नहीं है वेव वेलोसिटी कैलकुलेट करने में। ये दोनों वेव सेम डायरेक्शन में जाएंगी। सुपरपोजिशंस पढ़े होंगे आप लोग ऑप्टिक्स में, वेव पार्ट के लिए इंटरफेरेंस कंडीशंस चेक करने के लिए ऐड करते जाता है, एम्पलीट्यूड पार्ट्स में ऐड करते हैं वहाँ पे। फेज पार्ट जस्ट ये बताता है कि उन पॉइंट्स पे एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली ऐड होगा, डिफरेंस होगा, उसका कोई अनदर पार्ट आएगा जो कंस्ट्रक्टिव और एक्सट्रैक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है। वो तो वेव पार्ट में शार्पनेस को शो करता है, लेस मिनिमा है और कितना हायर मैक्सिमा है, उनमें डिफरेंस कितना ज्यादा है, तो शार्पनेस बताता है। तो ये पॉइंट जब आगे रिपीट हो, कभी अप्लाई हो, तो आप लोगों को दैट टाइम पे डाउट नहीं आना चाहिए। तो फेज वेलोसिटी की हमें रिक्वायरमेंट थी, फेज वेलोसिटी मैंने हिंट कर दिया, कैसे फाइंड करना है वो आपको हिंट कर दिया। किसी भी रिजल्ट पे प्री डिटरमाइन नहीं रहिए। अभी जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए सफिशिएंट टाइम है,
उसको क्रॉस चेक करते जाइए, क्रॉस चेक करते जाइए, जब कंफर्म हो जाए तब आप उसको हैबिट में ला सकते हैं, ये करेक्ट है। बट आप पहले से अपनी नॉलेज के कुछ कंसेप्ट पे आप डिटरमाइन होंगे, अगर वो करेक्ट नहीं है तो आप वही पार्ट आपको डाउट क्रिएट करेंगे, वही आपका एरर इंक्रीज करेंगे, जो एग्जाम के लिए आपको लॉस करेंगे। तो अपने जो पहले पढ़ा है उसको क्रॉस चेक करते जाइए, तब आप आगे उसको कंटिन्यू करिए। करेक्ट है वैसे, अगर करेक्ट नहीं है तो उसको इंप्रूव करके करेक्ट करके फिर आगे फॉरवर्ड करिए। Find the phase velocity of a material particle find the phase velocity of a material particle having mass, rest mass, having rest mass m naught and moving with speed v। अगर ये स्टेटमेंट में मैंने वर्ड लिखा है फेज वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल, तो आपको ऑटोमेटिकली कंफर्म हो गया कि मटेरियल पार्टिकल का वेव मोशन पार्ट ले रहा है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट लाइक इसको नोट कर सकते थे। फाइंड द फेज वेलोसिटी ऑफ ए वेव एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल। अब यहाँ पे स्पीड का नोटेशन दिया है, अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होता तो आपको ये केस कंफर्म होता कि रिलेटिविस्टिक है या नॉन रिलेटिविस्टिक है, जो कंपेरिजन स्पीड के लिए वेलोसिटी के लिए आपको बताएगा। बट ये नोटेशन है, तो आप फिर से अगर ये अज्यूम कर लें कि नॉन रिलेटिविस्टिक है तो आंसर आपका रॉन्ग हो सकता है जब न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करेंगे। इसको फिर से टू पार्ट में सेपरेटली आपको ट्राई करना पड़ेगा, नॉन रिलेटिविस्टिक केस और रिलेटिविस्टिक केस। तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए आप यहाँ पे फाइंड द फेज वेलोसिटी ऑफ ए फ्री पार्टिकल हैविंग रेस्ट मास m नॉट एंड मूविंग विद स्पीड v। यहाँ पे कहीं फ्री पार्टिकल वर्ड यूज कर लीजिए। फ्री पार्टिकल का आपको वर्ड क्वांटम मैकेनिक्स में रिपीट होगा, सम पार्टिकल्स को स्पेसिफाई और डिस्कस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए फ्री पार्टिकल मोस्टली यूज कर लेते हैं। बट हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट के हैबिट में हो कि फ्री पार्टिकल मींस पोटेंशियल एनर्जी जीरो, वो हो भी सकता है और नहीं। तो फ्री पार्टिकल के लिए आपको मैं यहाँ हिंट कर रहा हूँ, फ्री पार्टिकल जो फ्री वर्ड है वो फोर्स के लिए है, फोर्स से फ्री है पार्टिकल। फ्री पार्टिकल मींस फोर्स जीरो। अब पोटेंशियल एनर्जी को आप फोर्स से फाइंड करता है माइनस एफ डॉट डी आर। तो इस फोर्स के जीरो होने से पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो भी सकता है और नहीं, जीरो और कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन। फोर्स को आप ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नोट करता है, कंजर्वेटिव फोर्स को, ये कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़े हो। तो यहाँ से आप पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे, तो अगर पोटेंशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है तब भी तो फोर्स जीरो बन जाएगा, अगर पोटेंशियल जीरो है तब भी फोर्स जीरो बनेगा। या आप इसका जस्ट इंटीग्रल पार्ट पे चले जाइए, जीरो फोर्स जीरो होने का मतलब आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ले सकते हैं। तो अगर पार्टिकल फ्री पार्टिकल है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन भी हो सकता है। इसको आप कांस्टेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, पोजीशन के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है। तो जरूरी नहीं कि ऑल टाइम आप फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लें, वो सिंपलिसिटी के लिए, कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए आप जीरो लेते हैं। और जैसे जैसे आप सिस्टम्स आगे बढ़ते जाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, तो आपको आइडिया भी रहेगा कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पढ़ रहे हैं, किसी रेफरेंस पॉइंट के अबाउट आप रिलेटिव वैल्यू चेक कर रहे हैं। तो जो एनर्जी का डिफरेंस है, लेवल एनर्जी लेवल्स हैं, उनके बीच का जो स्पेसिंग है, अब इस पोटेंशियल को चाहे जीरो लो चाहे नॉन जीरो आप लोगे तो रिजल्ट अनचेंज रहेंगे। इसलिए रेफरेंस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है आप उसको सिंपलिसिटी के लिए जीरो एज्यूम करेंगे, क्योंकि आपका जो डिफरेंस है जो आप सिस्टम्स पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, फंक्शन फॉर्म और एनर्जी लेवल स्पेसिंग अनचेंज रहेगा। तो सिंपलिसिटी के लिए आप जीरो लेते हैं, ऑलवेज जीरो नहीं होता। तो यहाँ पे फ्री पार्टिकल है, तो फ्री पार्ट के लिए जब आप वेलोसिटी v लेंगे तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो ओनली काइनेटिक एनर्जी होगी। सिंपलिसिटी के लिए मैंने पोटेंशियल को जीरो ले लिया और इसको आप नोट कर सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर या पी स्क्वायर बाई ट्वाइस है, और मास नोटेशन दिया है एम नॉट, और पी को आप यूज करेंगे एम जीरो भी। और फेज वेलोसिटी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, अभी डेफिनेशन आपको डिस्कस किया ई बाई पी। अब चाहे जो एक्सप्रेशन आप यूज करें, पी स्क्वायर बाई ट्वाइस है, यहाँ पे पी से डिवाइड कर दें तो पी बाई ट्वाइस एम नॉट, और ये पार्टिकल की वेलोसिटी आपको दिया है वी, तो ये वी बाई टू है। अगर केस रिलेटिविस्टिक केस होता तो रिलेटिविस्टिक केस के लिए आप टोटल एनर्जी गामा टाइम्स रेस्ट मास एनर्जी बढ़ता है, मोमेंटम आप गामा टाइम्स रेस्ट मास इनटू वेलोसिटी बढ़ता है। और जब आप फेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे फिर से ई बाई पी रेशियो से, तो गामा एम नॉट कैंसिल आउट हो गया, सी स्क्वायर बाई वी बनेगा। तो दीज
टू डिफरेंट केसेस के लिए सेम मटेरियल पार्टिकल के लिए अगर आप ये कंपैरिजन करें तो 2 कंट्राडिक्शंस आपको यहाँ पे फाइंड हुए। टू कंट्राडिक्शंस फाइंड हो रहे हैं आपके पास। जब आप सिंगल स्टेप ले रहे हैं तो पार्टिकल की वेलोसिटी का आपको आइडिया है, मोमेंटम का आइडिया है, और सिंगल वेव से आप फिर इंफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट केस में, नॉन रिलेटिव केस में आप एज्यूम करें कि ये रेस मास m0 का पार्टिकल इसी पर्टिकुलर वेलोसिटी सपोज 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है राइट साइड, t इक्वल टू 0 पे ये x इक्वल टू 0 पे है, ये x डायरेक्शन मान है। आफ्टर सम टाइम पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, पार्टिकल फ्री है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। आफ्टर 10 सेकंड पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी पार्टिकल एस्पेक्ट से, बताइए? 0 हाँ 100 मीटर। ये 100 मीटर पोजीशन पे इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में पार्टिकल हो, ये पार्टिकल एस्पेक्ट से। नॉन रिलेटिव केस में अभी आप चेक कर रहे हैं। अब अगर आप वेव एस्पेक्ट से आप चेक करें कि सिंगल वेव एसोसिएट था पार्टिकल से, इधर प्रोपेगेट कर रहा है और इनिशियल पोजीशन पार्टिकल का t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है, और पार्टिकल का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, बट vp वैल्यू आपने फाइंड किया दैट इज v/2, तो ये vp वैल्यू आपको मिलेगा 5 मीटर पर सेकंड, और आपके पास इनको रिलेट करने का कोई और चॉइस नहीं है। सिंगल वेव में सिंगल वेलोसिटी, पार्टिकल की भी सिंगल वेलोसिटी। अब फिर से सेम टाइम आफ्टर सेम टाइम डिफरेंस 10 सेकंड आफ्टर आप फिर से पार्टिकल को ऑब्जर्व करें कि पार्टिकल कहाँ पे होगा। 10 सेकंड लेटर आप चेक कर रहे हैं, तो आप एज्यूम करिए यहाँ से फिर से x, अब की बार वेव एस्पेक्ट से आप जो फाइंड करेंगे तो वेव एस्पेक्ट से पोजीशन vpt आप फाइंड करेंगे। आप चेक कर सकते हैं अब की बार 50 सेकंड मीटर पे पार्टिकल होगा, इट मींस इस डिस्टेंस के हाफ डिस्टेंस पे पार्टिकल होगा। यहाँ पे पार्टिकल नहीं होगा 10 सेकंड आफ्टर 10 सेकंड पार्टिकल इस पोजीशन पे आएगा। तो क्या दोनों इन्फॉर्मेशन मैच करती हैं? क्या ऑब्जर्वेशन करेक्ट होगा पार्टिकल के रिगार्डिंग? No. अगर आप फेज वेलोसिटी को पार्टिकल वेलोसिटी एज्यूम करते हैं, जो आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, तो बोथ एस्पेक्ट से पार्टिकल के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो मैच नहीं करेंगी। नॉन रिलेटिव केस में पार्टिकल एस्पेक्ट से पार्टिकल फॉरवर्ड पोजीशन पे होगा, वेव एस्पेक्ट से पार्टिकल बैक पोजीशन पे होगा, और आप डिफरेंस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 100 मीटर में और 50 मीटर में एरर होता, किसी वजह से आप मिस्टेक कर रहे होते, तो 100 का 98 हो सकता था, 102 हो सकता था, पर 50% थोड़ी चेंज हो जाएगा। इट मींस वो सिंगल वेव के कंसेप्ट का ड्रॉबैक है, उसमें कोई चेंज होना चाहिए। अब आप यही कंपेरिजन रिलेटिव से केस कर सकते थे। ये तो आपको सभी को कंफर्म है कि भी मटेरियल पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से लेस होती है, तो c/v की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, और जब ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी को आप स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में मल्टीप्लाई करेंगे तो फेज वेलोसिटी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से ग्रेटर आएगा, जो वायलेशन ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। और से जब आप फिर से सिमिलर अप्रोच यूज करेंगे और 10 सेकंड लेटर पार्टिकल पोजीशन को मेजर करेंगे बाय यूजिंग पार्टिकल एस्पेक्ट और वेव एस्पेक्ट, तो अब की बार वेव एस्पेक्ट से पार्टिकल फॉरवर्ड पोजीशन पे होगा, और पोजीशन बहुत ज्यादा, पोजीशन की जो डिफरेंस होगा वो बहुत ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे वेरी लार्ज डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से भी ज्यादा वेलोसिटी यहाँ पे, तो 10 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और यहाँ पे जो वेलोसिटी ले रहे थे सपोज 10 टू पावर 8 ले रहे थे, और यहाँ पे 3 टू 10 टू पावर 8 से भी ज्यादा वैल्यू आएगा। रेशियो से आप चेक कर सकते हैं, तो मीटर से भी ज्यादा का डिफरेंस हो सकता है वहाँ पे। तो ड्यू टू दीज टू कंट्राडिक्शंस द कांसेप्ट ऑफ डी ब्रॉगली मस्ट बी मॉडिफाइड। जो सिंगल वेव का कांसेप्ट है उसमें ड्रॉबैक्स हैं, उनमें सिंगल वेव के कांसेप्ट में कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए। क्या मॉडिफिकेशन है, श्रोडिंगर ने वो मॉडिफिकेशन किया है, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है। सर जो एमएससी प्रीवियस में है उनको के लिए क्वांटम मैकेनिक्स की बेस्ट बुक कौन सी रहेगी? देखो, जिस कंपटीशन के लिए, जिन कंपटीशन को रेफरेंस लेके मैं पढ़ा रहा हूँ, इट मींस जिस कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन करने आए हैं, अगर मेरा लेक्चर फॉलो होता है, ठीक है, तो कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अपने एमएससी प्रीवियस के लिए आप यूनिवर्सिटी का सिलेबस कॉपी दीजिए तो मैं बुक बता सकता हूँ। सर एमएससी प्रीवियस में मैं हूँ अभी इस टाइम, तो उसके लिए बेस्ट बुक तो आपकी जो इंडिया की जितनी यूनिवर्सिटी है सबका सिलेबस एक जैसा नहीं होता। नहीं सर, ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की है। बुक को मुझे कोई आइडिया नहीं वहाँ के सिलेबस का, और मैं आपको बताऊँ बेस्ट बुक या बेटर बुक ये कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। यस सर। हो सकता है कि किसी के अकॉर्डिंग कोई फॉरेन राइटर, फॉरेन पब्लिकेशन की बुक बेस्ट है। सर यहाँ सत्यप्रकाश फॉलो होती है, मतलब यहाँ की क्वांटम मैकेनिक्स में सिलेबस के अकॉर्डिंग। नहीं, मेरा लेक्चर फॉलो करने के लिए आपको बहुत, मेरे लेक्चर को फॉलो करने के लिए बहुत
डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक चीजें पता होंगी Yes, sir. तभी आप मेरे लेक्चर को आप कवर कर सकते हैं। और मैं बहुत बेसिक पार्ट से स्टार्ट करता हूँ, मैं बहुत बेसिक डेफिनेशन भी बता देता हूँ। यस सर। सर यहाँ पे रिलेटिविस्टिक केस लेंगे तब उस टाइम पार्टिकल मतलब पार्टिकल पीछे रह जाएगा एंड वो पीछे रहेगा और वेव एस्पेक्ट से आगे चला जाएगा क्वेश्चन। सर किसका मतलब मतलब क्वेश्चन आगे मिलेगा और सर फेज को डिफाइन करना है, पहले आप बोल लीजिए फिर मैं बोलता हूँ। फेज को डिफाइन करना सर। मैं भी डिफाइन करूँगा, पहले जो पूछे थे उनका आंसर कर दूँ। कोई पूजा थे? हाँ सर, पूजा कुछ पूछ रहे थे? हाँ सर वही कह रही थी कि बोल लीजिए। सर जो ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस है ना उसका उल्टा हो जाएगा ना रिलेटिविस्टिक में। हाँ जी, हमें दोनों केस में पार्टिकल की ही पोजीशन फाइंड करना है और टू डिफरेंट एस्पेक्ट से, वेव एस्पेक्ट से और पार्टिकल एस्पेक्ट से। तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में तो पार्टिकल एस्पेक्ट से पार्टिकल की पोजीशन फॉरवर्ड मिलेगा और यस सर। वेव एस्पेक्ट से बैक मिलेगा। और रिलेटिविस्टिक केस में जैसे सब एंड वेरी जी कोई राकेश की आदत यस वेरी स्लाइड पूछ रहे थे शायद। सर फेज डिफाइन करना है सर, एक बार इसे फिर एक्सप्लेन कीजिए। तो इसमें डेफिनेशन में आया था ना फेज वेलोसिटी में, फेज वेलोसिटी में आया है फेजेस ऑफ वेव, इंडिविजुअल वेव और प्लेन्स ऑफ कांस्टेंट फेज, मैंने एक वर्ड यूज किया था। फेज आपको किसी वेव में ये बताता है कि अगर किसी अनदर वेव के रेस्पेक्ट में उसको कंपेयर करें तो उसके रेस्पेक्ट में हमारा जो जिस वेव को हम स्टडी कर रहे हैं उसके जो मैक्सिमा और मिनिमा है वो फॉरवर्ड पोजीशन पे हैं या बैक पार्ट पे हैं। ठीक है सर एक कोई और पूछ रहे थे अभी? सर मैं पूछ रहा था ये नहीं समझ आया पार्टिकल आपने जो बताया कि भी t = 10 सेकंड पे आगे चले जाएगा, इसमें फॉरवर्ड का बैकवर्ड का कांसेप्ट अगर बताया। आप इनिशियली क्वेश्चन दिया है स्ट्रेट लाइन मोशन में फ्री पार्टिकल के लिए, आप डिस्टेंस जब आप फाइंड करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, आप क्या यूज करते हैं? स्पीड इनटू टाइम यूज करते हैं। हां ये तो यूज करते हैं। हाँ जी। अब t = 0 पे पार्टिकल x = 0 पे है तो 10 सेकंड लेटर आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल बाय टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स फाइंड करना है, एक पार्टिकल एस्पेक्ट से और वेव एस्पेक्ट से। दोनों एस्पेक्ट्स में चेंज क्या है? स्पीड तो चेंज है। तो आपने इसमें ये कहा था कि वो वाली वेव फॉरवर्ड होगी, ये वाली वेव बैकवर्ड होगी, तो ये नहीं आया समझ में। मैं जस्ट ये बता रहा हूँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड में बता रहा हूँ कि पार्टिकल एस्पेक्ट के रेस्पेक्ट में वेव एस्पेक्ट से जो पार्टिकल की पोजीशन है वो पहले मिलेगी या आगे मिलेगी? पार्टिकल की तो आगे होगी ठीक है। टाइम, और वेव की हाफ हो जाएगी। हमेशा नहीं होगी, सिर्फ इसी एग्जांपल में है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन हाँ जी। बट स्पेशल जो रिलेटिविस्टिक केस लोगे वहाँ पे जस्ट चेंज हो रही है, वहाँ पे वेव एस्पेक्ट से पार्टिकल की पोजीशन आगे मिलेगी। सर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी आपने बताया था सर, एक बार थोड़ा दोबारा हिंट कर देंगे। उसमें क्या डाउट है? जो एक्सप्रेशंस लिखे में डाउट है या उसका एप्लीकेशन डी ब्रॉगली वेवलेंथ में डाउट है? नो सर, उसमें आपने बताया था कि मीन डी ब्रॉगली शायद हम लोग h/√3 mkbt लेंगे और मोस्ट जी देखो मैंने ये बोला मैं 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का रेफरेंस लेके बता रहा हूँ, जैसे जिनको कोई डाउट रहा हो। अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सिंगल वेव का कांसेप्ट है तो 3 mkbt मैंने बताया है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ये ड्राइव करके बता दिया मैंने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू प्लेस करके फॉर सिंगल वेव। जब नेक्स्ट लेक्चर में मॉडिफाइड डी ब्रॉगली कांसेप्ट पढ़ेंगे तब वहाँ पे मोर नंबर ऑफ वेव का कांसेप्ट आएगा। फॉर ए सिंगल पार्टिकल इन मोशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वेव और ग्रुप ऑफ वेव। तो जब ग्रुप ऑफ वेव्स होंगी तो सबकी वेवलेंथ में माइनर चेंज हो सकता है। जैसे आप पहले 10th लेवल 12th लेवल पे कंसेप्ट पढ़े होंगे मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ठीक है? तो रियल लाइफ में एग्जैक्टली मोनोक्रोमेटिक कोई सोर्स नहीं है, उसमें कुछ रेंज होती है वेवलेंथ की। तो ऐसे वेवलेंथ में भी कुछ चेंज हो सकती है। जैसे आप विजिबल पोर्शन को लाइट वर्ड यूज कर लेते हैं तो क्या लाइट की वेवलेंथ सिंगल वेवलेंथ है? बोलिए। नो सर रेंज में रेंज है ना, रेड से लेके आगे आपका डिफरेंट साइड जो आप डिफरेंट 7 कलर्स पढ़ते हैं सबकी वेवलेंथ में माइनर चेंज है या नहीं है? तो ऐसे ही जब लार्ज नंबर ऑफ वेव्स लेंगे तो उनकी वेवलेंथ में चेंज हो सकता है। तो जब ग्रुप ऑफ वेव्स होंगी तो वहाँ पे 2 डिफरेंट कंसेप्ट आएंगे, एक मोस्ट प्रोबेबल डी ब्रॉगली वेवलेंथ का और एक मीन वेवलेंथ का। तो मीन वेवलेंथ तो सिंगल वेवलेंथ की कंसेप्ट से मैच करेगी, बट जो मोस्ट प्रोबेबल डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से निकालोगे आप। जब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करोगे तो हाफ mvp² से कैलकुलेट करोगे 3 डायमेंशन में। अब ये फाइंड किया तो ये kbt आ गया, जबकि मीन काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी? वो 3/2 kbt। तो जब आप यहाँ पे h/p में प्लेस करोगे स्क्वायर रूट ट्वाइस m वाले पार्ट में तो यहाँ से ये ट्वाइस m kbt पार्ट बन जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबल डी ब्रॉगली वेवलेंथ 3 डायमेंशन में h/√2 m kbt बनेगी। अगर आपको एक्यूरेसी की तरफ जाना है, मोर एक्यूरेट रिजल्ट ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो ये 2 और 3 का जो कंडीशन है रिजल्ट को चेंज कर सकता है ना। तो दैट टाइम पे करेक्टली क्या यूज करना है उसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया। ओके सर, क्लियर हुआ या नहीं? यस थैंक यू सर। सर आपने सर मैटर वेव को साइज के साथ कंपेयर करके बताया और प्रोटॉन का एग्जांपल दिया था हम लोगों को। तो सर क्या अभी अगर हम काइनेटिक सर प्रोटॉन का आपने एग्जांपल दिया था और मैटर वेव को समझाया था साइज के कंपैरिजन के साथ, और न्यूक्लियस के अंदर वो एग्जिस्ट करता है। तो सर अगर हम एनर्जी का मैनिपुलेशन करें तो क्या ऐसा कोई सिचुएशन बन सकता है कि सर कि इलेक्ट्रॉन वगैरह भी न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर सकें, उनकी कंपेरेबल आ जाए वेवलेंथ? नहीं आ सकता। इलेक्ट्रॉन का साइज कितना होता है बताइए सर? उसका सर मास पता है 10⁻31। मास से साइज का आइडिया नहीं दे रहा मैं। जो ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बॉल को तो मैन्युफैक्चर कर सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन को मैन्युफैक्चर थोड़ी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को मैन्युफैक्चर थोड़ी कर सकते हो। तो इनके तो साइज स्टैंडर्ड साइज का आइडिया है आपको,
वो 10 to the power minus के साइज का आइडिया है, ठीक है? यस सर। हाँ, उसी को रेफरेंस लेके जब न्यूक्लियस के इनसाइड में प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है तो उससे छोटा साइज होगा, स्लाइटली स्मॉल साइज होगा उससे, ठीक है? तो वहां से आइडिया लेके बट इलेक्ट्रॉन का साइज बड़ा है, आपने इलेक्ट्रॉन तो पॉइंट पार्टिकल लेते हो। यस सर। लेते हो नहीं? यस सर। और उसका सर मास भी तो बहुत कम होता है कंपैरेटिवली, तो उसके में सर ये एग्जिस्टेंस आएगा ही नहीं। साइज का कोई आइडिया नहीं है, मास से साइज का कोई रिलेशन नहीं बता रहा मैं। यस सर। नहीं तो फिर आगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मतलब आएगी आपको। यस सर। क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड पार्टिकल्स हैं, इनका तो हमें आइडिया है ना। यस सर। बट जो जैसे बॉल हो गया, मार्बल हो गया, कोई और पार्टिकल है, ठीक है, उनका जिनको आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं तो उनकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा साइज। यस सर। जैसे टेनिस बॉल होती है, लेदर बॉल होती है, सबका मास अलग है, बट उनको सेम साइज में आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो नहीं कर सकते? यस सर डेफिनेटली। और सर जो इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस होता है वो 10 to the power minus 10 के अंदर ही अंदर होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर अगर हम माने उस सिचुएशन में तो उसकी 10 to the minus 10 के कंपेयर में तो आ सकती है ना सर? न्यूक्लियस में तो किसी एक्सपेरिमेंट आप क्यों पूछ रहे हो, इस चीज को क्यों पूछ रहे हो जब न्यूक्लियस के इनसाइड में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट ही नहीं है, कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जो एग्जिस्टेंस को शो। सर न्यूक्लियस में नहीं पूछा सर, एटम में पूछ रहा हूं, एटम में सर न्यूक्लियस में नहीं पूछा, एटम में पूछ रहा हूं। आप कर सकते हो कि आप कोई बात नहीं, मैं आपकी आंसर कर दे रहा हूं। क्या आप ऐसा कोई जब इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट हुआ तो ये आप स्पेशली बता सकते हो कि ये फ्री था या बाउंड था या आपको इस एटम से निकला? नहीं सर, नहीं बता सकते। नहीं बता सकते सर। तो क्यों उसके साइज पे आप जा रहे हैं? आप यस सर। ऐसा कैसे कह सकते हो 10 पावर माइनस मीटर में, वो तब कह सकते हो जो एटम से आप कंफर्म कर रहे हो? हाँ सर, वो हाइड्रोजन एटम में सर पढ़ाते हैं ना सर, कि सर ने पढ़ाया था कि आपका जो हाइड्रोजन एटम होगा उसमें फर्स्ट मैं वही आपको आंसर कर रहा हूं, वही मैं आंसर कर रहा हूं कि आप ये मान सकते हो कि एटम जो साइज होता है, रफ साइज एंगस्ट्रॉम ऑर्डर होता है। अगर एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो आपने माना कि एटम के इनसाइड में कहीं था, तो एक रफ आइडिया आप उसको 10 पावर माइनस 10 ले रहे हो, बट ऐसा 100% थोड़ी है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है तब तो वो कहीं भी मूव कर सकता है। यस सर। बोलिए। यस सर। जो आप 10 पावर माइनस 10 बता रहे हो इलेक्ट्रॉन का साइज नहीं है, उसको मूव करने के लिए अलाउड रीजन था। यस सर, अलाउड रीजन है एटम के इनसाइड का। यस सर, साइज नहीं है, तब तो आप एटम की साइज की बात कर रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन की साइज बात थोड़ी कर रहे हो। यस ठीक है यस सर। जब हम नॉन रिलेटिविस्टिक केस सर, हम जब नॉन रिलेटिविस्टिक केस ले रहे हैं तो पार्टिकल सर मतलब वेव डोम मतलब लैग कर रहा है पार्टिकल से, और जब रिलेटिविस्टिक केस ले रहे हैं तो पार्टिकल लैग कर रहा है। तो मतलब सर कौन सा फिर केस बचा, तो दोनों एक्यूरेट होंगे कि ये भी 100 मीटर दिखाएगा वो भी? मैंने तो देखो मैंने यही बोला, ज्यादातर स्टूडेंट्स को डाउट सिर्फ उनके ओल्ड नॉलेज से है। मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने हिंट किया कि ये दोनों फेज वेलोसिटीज का जो रिलेशन हम पार्टिकल वेलोसिटी से कर रहे हैं सिंगल वेव के कांसेप्ट में, वो करेक्ट नहीं है। सिंगल वेव का कांसेप्ट डी ब्रॉगली का करेक्ट नहीं है, तो मैंने दोनों ही पूरी बताया कि ये करेक्ट है। मैंने बताया दोनों में से कोई करेक्ट नहीं है, इसीलिए तो अगर ये करेक्ट होते तो हमें मॉडिफिकेशन की जरूरत थोड़ी थी। ये रॉन्ग है, कंट्राडिक्टरी रिजल्ट है, इसीलिए हमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। ओके, आंसर मिला आपको क्वेश्चन? सर सिंगल मटेरियल पार्टिकल होगा? हाँ जी बोलिए। सर सिंगल मटेरियल पार्टिकल होगा तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लेके चलेंगे अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो कुछ तो। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स कहीं पे भी कांसेप्ट यूज हो सकता है। कई बार प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में साफ-साफ मेंशन कर देता है कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम या 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन। जब डायमेंशन मेंशन कर दिया, चाहे प्रॉब्लम क्वांटम का हो, थर्मो का हो, मैकेनिक्स का हो, कहीं का हो, तो आप उस पर्टिकुलर डायमेंशन के लिए उस पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए रेस्ट्रिक्ट हो गए। अगर रिजल्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंडेंट है तो उस पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम में ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर उसने डिग्री ऑफ फ्रीडम मेंशन नहीं किया, डायमेंशन मेंशन नहीं किया, तो हम 3 डायमेंशनल स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, बस 3 डायमेंशन को रेफरेंस लेके हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब कोई और डाउट? थैंक यू सर इधर आपने जो लास्ट में जो नॉन रिलेटिविस्टिक केस दिखाया हो, इसमें दिखाया हो पार्टिकल एक्सपेक्ट और वेव एक्सपेक्ट। सो एक ही पार्टिकल अगर वेव नेचर भी शो करेगा और पार्टिकल नेचर भी शो करेगा तो उसका डिफरेंस होगा। पर इधर मेरा कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ, उसकी पोजीशन, अगर हम उसकी पोजीशन को मेजर करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करने लगे या मेजर करना चाहें थियोरेटिकली, तो दोनों एस्पेक्ट से पार्टिकल की पोजीशन मैच नहीं करेगी। जस्ट ये शो करना है सर। और एक चीज है, पोजीशन को मेजर करने का इसके अलावा हमारे पास कोई मेथड नहीं है। ओके सर, इससे रिलेटेड और एक चीज आपने सब पहले जो प्रॉब्लम किया था 10 ग्राम बॉल पार्टिकल नेचर शो करेगा और प्रोटॉन वेव नेचर शो करेगा, तो इधर मैं अगर इसके साथ अगर इसको कंपेयर करूंगा तब तो सर मतलब कोई पार्टिकल मतलब दोनों, एक पार्टिकल वेव नेचर शो करेगा, एक पार्टिकल मतलब पार्टिकल नेचर। ये सेम पार्टिकल के लिए एक्सप्लेन किया है मैंने, जो ये स्लाइड नंबर 13 पे जो मैंने ये इंटरप्रिटेशन किया है, सेम पार्टिकल है, सेम पार्टिकल से मैं 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कंपेयर कर रहा हूं। वहां पे 2 डिफरेंट पार्टिकल हैं जो जिस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। हाँ, असल में मैंने कंफ्यूजन कर दिया ना, मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन मान के चल रहा हूँ। तो अगर इलेक्ट्रॉन मान के चल रहा हूँ तो ये हमेशा वेव नेचर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। हाँ जी, हाँ, तो वेव नेचर शो करेगा। पर अभी अगर हमेशा नहीं करेगा, नहीं ये हमेशा नहीं करेगा। देखो ये स्टेटमेंट फिर से आप गलत बोल रहे हो। अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो वो हमेशा पार्टिकल नेचर शो करेगा या हमेशा वेव नेचर शो करेगा, ऐसा नहीं है। वो ड्यूअल नेचर में आप ऑब्जर्वेशन से पहले नहीं बता सकते कि उसका पार्टिकल नेचर था या वेव नेचर था। जब आपका कोई फ्रेंड आपसे कोई स्टेटमेंट बोलता है, ठीक है, तो उस बोलते टाइम आपको नहीं पता चलता कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। जब आप उसको चेक करना चाहोगे कि उसने सच बोला या झूठ बोला, तब आपको कंफर्म होगा कि वो स्टेटमेंट ट्रू था या फॉल्स था। तब सिंगल करेक्टर आया ऑब्जर्वेशन के बाद कंफर्म हुआ, और उससे पहले ड्यूअल नेचर है।
ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ड्यूअल नेचर शो करेंगे, समटाइम बिहेव लाइक पार्टिकल, समटाइम बिहेव लाइक वेव, बट नॉट प्योरली वेव। इसका मतलब सर जो प्रोटॉन है, जो न्यूट्रॉन है, ये लोग भी ड्यूअल नेचर शो कर सकता है। भाई मैंने स्टार्टिंग ही आप लोग अपने, मुझे लगता है कि आप कंसंट्रेट नहीं होते हैं। डी ब्रॉगली कंसेप्ट हेडिंग नॉट करने से पहले ही मैंने ये स्टेटमेंट बोला कि रेडिएशन ड्यूअल नेचर शो करता है, तो डी ब्रॉगली ने थिंक किया कि क्यों ना मेटेरियल पार्टिकल भी ड्यूअल नेचर शो करे। अब आप लास्ट में अपना बताने के बाद क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि शो करता है। भाई जितने भी क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल हैं, सर एक बार डेविसन जर्मर और थॉमसन एक बार क्लास खत्म हो गया क्या? हाँ हो गई, जाओ निकल जाओ। दर्शन चले गए।